गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मे 25 की रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पर हम अवेलेबल करा रहे हैं आपको सीए फाइनल इंडायरेक्ट टैक्स की। इसकी फीचर्स, पहला, कस्टम की 3 क्लासेस हैं। पहली 2 क्लासेस में कस्टम और एक क्लास एफटीपी की है। 4 घंटे का कस्टम और एफटीपी 1.5 घंटे का टोटल रिवीजन है क्वेश्चन के साथ में। ऐसे जीएसटी का चैप्टर वाइज आपको रिवीजन दे रखा है, अराउंड 29 आवर्स का है क्वेश्चन के साथ में। और इसके अलावा हम अमेंडमेंट की एक सेपरेट डिटेल्ड क्लास लगा रहे हैं। ये अमेंडमेंट इन रिवीजन क्लासेस में ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो इस अमेंडमेंट क्लास को देख सकते हैं। और एक आपकी इस अटेम्प्ट की आरटीपी, वो भी इस आरटीपी की एक सेपरेट क्लास लगा रहे हैं। जिस सीक्वेंस में रिवीजन कराया गया उन चैप्टर्स को उन्हीं सीक्वेंस में रिवाइज करें तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आपके? हाँ जी, आज हमें क्या करना है जी? चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट। तैयार हैं आप इसके लिए? तो फटाफट से अपनी एग्जामिनेशन बुक निकाल लीजिए और उससे हम रिवाइज करेंगे। और होमवर्क में क्वेश्चन लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जो हम करा रहे हैं आपको क्लास में, वो वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसकी बातें याद है ना, करता हूँ तो समझ जाता हूँ, देखने से तो याद ही रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और एग्जामिनेशन बुक में देखेंगे। इस चैप्टर में हमें जो सेक्शन करने हैं, सेक्शन 31 इनवॉइस टैक्स इनवॉइस का है। 31A कुछ डिजिटल पेमेंट के लिए है। 32 अनरजिस्टर्ड अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। 33 इनवॉइस में टैक्स अलग से शो करना। 34 क्रेडिट एंड डेबिट नोट का, और फिर कुछ रूल्स करने हैं। अच्छा, इसमें कुछ डेफिनेशन करेंगे। उसमें पहली डेफिनेशन में आपको याद दिला दूं, रिमूवल की करी थी। क्या जरूरत है इस रिमूवल वाली की? इस दिन जिस दिन रिमूव किया गुड्स के केस में, इस ये लास्ट डेट है जब तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। तो रिमूवल का मतलब या तो डिस्पैच है या कलेक्शन है। तो मैंने आपको ऐसा कुछ दिखाया था आपको। हाँ जी, अगर अगर मिस्टर ए को ये बी कहता है कि मेरे प्लेस पर डिलीवरी दे दे, तो मिस्टर ए अब गुड्स को डिस्पैच करे। जिस दिन यहाँ से डिस्पैच करेगा, ये डेट है, डेट ऑफ रिमूवल, इस दिन तक लास्ट डेट है, इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, बायर कहता है मैं खुद कलेक्ट करने आऊंगा, ये आ गया जी कलेक्ट करने। तो जिस दिन ये कलेक्ट करके जा रहा है, ये जो कलेक्ट करके जा रहा है, ये वाली डेट है जी, ये रिमूवल की डेट, ये लास्ट डेट है जब तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। आइए वापस आते हैं, यही था हमारे पास जी। तो आएंगे अब पेज नंबर 9.2 पर। हाँ जी, गुड्स का पहले इनवॉइस का केस करते हैं, फिर सर्विस का बाद में करेंगे। गुड्स के केस में क्या था, घर से निकलते ही, मतलब रिमूवल पर अगर गुड्स की मूवमेंट होती है तो रिमूवल पर इनवॉइस बना देना। अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं होती है तो डिलीवरी पर इनवॉइस बना देना है। इसका एग्जांपल मूवमेंट ना होना। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक कंपनी ने बोला कि मेरे को आप काम करो, असेंबल कर दो मशीनरी मेरे ही प्लेस पर। तो मैं पार्ट्स परचेज करके उसके प्रीमाइसेस पर गया, वहीं असेंबल करके और उसको दे दिया। अब डिलीवरी दी ना, अब थोड़ा रिमूवल होगा, तो एक गुड्स की मूवमेंट नहीं होगी तो डिलीवरी दे दी। इस समय इनवॉइस इशू कर देना है। अच्छा, इसमें अब कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं। इसका हमने मीनिंग किया था। पहले कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मीनिंग डेफिनेशन कर लीजिए। इसका मीन्स पार्ट और इंक्लूड पार्ट है। सर्विस का और गुड्स कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का, यहाँ दोनों का इंक्लूड पार्ट तो सेम सेम सा है। क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके बताएगी किन को हम कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस मानेंगे? तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ नहीं है, तो मीन्स पार्ट ही काम का है। मीन्स पार्ट में क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअसली या रेकरेंट बेसिस पर हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। ये तरीका हो सकता है वायर केबल से, जैसे आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, या फिर पाइपलाइन से, जैसे गैस आ रही है आपके घर में, या सीएनजी पंप पर गैस आती है। अच्छा, ये तरीका नहीं भी हो सकता तो नोट में हमने एग्जांपल आपको लिखवा रखा। इसके लिए रेगुलर बेसिस पर सप्लायर इनवॉइस इशू करता रहता है। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, ऐसा कुछ हमने किया था। हाँ जी, ये देखिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मींस पार्ट में हम कह रहे हैं वायर केबल से इलेक्ट्रिसिटी आ रही, पाइपलाइन से गैस आ रही। अच्छा, इसके लिए रेगुलर बेसिस पर सप्लाई इनवॉइस इशू करता है। अब हम नोट का एग्जांपल आपको देने जा रहे हैं। जैसे सीए के ऑफिस में ये A4 साइज पेपर आते हैं, तो क्या ये दुकानदार से जो परचेज करता है, हर बिल जैसे ही सेल करता है बिल बना देता? नहीं, आपके पास महीने भर आते रहते हैं, मंथ के एंड में वो इनवॉइस इशू करता है। एक कंटेंट सप्लाई गुड्स का एग्जांपल है। और या आपके 30 लीटर की जो पानी की बोतल आपके ऑफिस में आ रही है, कि तुरंत हर रोज वो बिल काटता है? नहीं, वो क्या करता है, मंथ के एंड में स्टेटमेंट इशू कर देता है। 1 तारीख को मैंने आपको 5 बोतल दी थी, 2 तारीख को हमने 6 दी थी, 3 को हमने 4 बोतल दी थी, ऐसे सो ऑन। वो आपको ये स्टेटमेंट इशू कर देता है। जिस दिन ये स्टेटमेंट इशू करी, क्या उस दिन इनवॉइस इशू करना है? जी हाँ। अगर स्टेटमेंट इशू करने से पहले पेमेंट रिसीव कर लेता
तो जब पेमेंट रिसीव करी उस समय इनवॉइस इशू करना है। ऐसा हमने यहाँ अपने नोट्स में भी पढ़ा था कि अगर जब जब स्टेटमेंट इशू करी या पेमेंट रिसीव करी, इन दोनों में जो अर्लियर होगा उस समय वो इनवॉइस इशू कर देगा। अच्छा, फिर इसके बाद एक है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर गुड्स भेजना। फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ घर पे शादी है, आपने साड़ी वाले को बोला साड़ियां हमारे घर पे ले आइयो और जो पसंद आएगी हम वो परचेज कर लेंगे। तो जब वो अपने प्रीमाइसेस से निकालेगा, क्या वो इनवॉइस बना लेगा? नहीं, पता नहीं आप परचेज करो ना करो। जब आप अप्रूव कर दोगे, परचेज करोगे, अप्रूव कर दोगे, अपने साथ बिल बुक आएगा, अप्रूवल पर आपको इनवॉइस बना देगा। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम अप्रूवल आपको कितने समय में करके दे देनी है? 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अप्रूव करके दे देनी है। अच्छा, इसके साथ तो इसलिए यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई, यहाँ पर हमारा इनवॉइस क्या बनेगा जी? अप्रूवल वाली डेट या 6 महीने, विच एवर इज अर्ली, 6 महीने विच एवर इज अर्ली। हमने इसमें टाइम ऑफ सप्लाई पे भी कई क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर में। ओके, और इसको एक बार, अब मैं इसके साथ रूल 55 करा रहा हूं, तो एक बार पेज नंबर 10 पे आइए, रूल 55 वहां दे रखा है। हाँ जी, रूल 55 में चालान की बात होती है। जब हम सेल और अप्रूवल बेसिस पर निकालेंगे उस समय सप्लाई नहीं है, तो जब सप्लाई नहीं है तो वहां पर इनवॉइस ही बनेगा, चालान बनेगा। तो चालान 4 केसेस में बनेगा, इसमें पहले मैं तीसरा केस कराने जा रहा हूँ। तीसरा केस क्या है जी? गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है लेकिन अभी सप्लाई नहीं हुई है। इसका एग्जांपल सप्लाई नहीं हुई है, एग्जांपल सेल और अप्रूवल बेसिस पर गुड्स भेजी, रिपेयर के लिए गुड्स भेजी, या आप कोई गैलरी एग्जीबिशन में कोई पेंटिंग अपनी बेचने के लिए भेज रहे हो, तो ये क्या है जी? सेल, ये आपका सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा जी? डिलीवरी पर उस समय चालान बनेगा, चालान बनेगा। इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक ये सर्कुलर है और नेक्स्ट पेज पर ये 2 सर्कुलर थे, ये मैंने आपको कराए थे। एक बार मैं इसको आपको स्लाइड से दिखा देता हूँ, हमने क्या कराए थे, आपको याद भी आ जाएगा। हाँ जी, ये देखिए, हमने सप्लाई के चैप्टर में ऐसा किया था। अनिल कपूर क्या करता था? पेंटिंग बनाकर गैलरी को भेज रहा है। जब भेज रहा है उस समय सप्लाई नहीं है, क्योंकि इस समय कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। जब यहाँ पर मान लीजिए ये गैलरी में लगी हुई है पेंटिंग, इन बंदों ने परचेज कर ली, इस समय ये क्या मान ली जाती थी? इस समय सप्लाई मान ली जाती थी। अच्छा, तो अब जब सप्लाई नहीं है, जब भेजा था तो क्या बनाएगा? रूल 55 क्या बोलता है? यहाँ चालान बनेगा। और जब परचेज कर लिया उस समय क्या बना दिया जाएगा? इनवॉइस बना दिया जाएगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं, क्या? हाँ जी, क्या गुड्स की मूवमेंट हो रही है और एक जगह से दूसरी जगह, और वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है तो क्या ई वे बिल बनाना पड़ेगा? जी हाँ, वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है तो क्या बनाना पड़ेगा? ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर ये पेंटिंग की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो गुड्स की मूवमेंट पर है, जब बिकेगी तब भी मूवमेंट हो रही है तो उस समय भी इनवॉइस के साथ ई वे बिल की बात आएगी। ठीक है, ई वे बिल की बात आएगी। तो गवर्नमेंट के पोर्टल से आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और पूछूं, अगर यहां से हमने, ये तो इंडिया में एग्जीबिशन थी, यहां भेजा था, अगर फॉरेन कंट्री में एग्जीबिशन होती, वहां भेजते, तब भी क्या सप्लाई नहीं था? जी, जब तक बिकता नहीं तब तक सप्लाई नहीं है। तो वहां हम मानते हैं कि उन्होंने सेल अप्रूवल बेसिस पर भेजा, तब भी हम क्या बनाते? शुरू में चालान ही बनाते, विद इन इंडिया हो या फॉरेन कंट्री हो, तो चालान ही बनाते, क्योंकि वो सप्लाई नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं मिल रहा ना उस टाइम पे। जब आप भेज रहे हो फॉरेन कंट्री के एग्जीबिशन में, वहां कोई ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो उस समय सप्लाई नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। सप्लाई नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं होगी। ओके, आइए इसके बाद अगला एक और एग्जांपल दिखाते हैं जी। हाँ जी, ये सर्कुलर का एक और एग्जांपल, ये ज्वेलर है, इसको एक घर से कोई कहती है कि एक काम कर, ये अपना सारी ज्वेलरी उठा के ले आ, जो मेरे को पसंद आएगी मैं परचेज कर लूंगा। तो ये अपना थैला लेकर पहुंच गया उसके घर पे। तो जब इसने रिमूव किया उस समय ये इनवॉइस नहीं बनाएगा। हो सकता है ये परचेज करे, हो सकता है ना भी परचेज करे। तो जब ये परचेज कर लेगी तो इस समय इनवॉइस बनाएगा, अपने साथ बिल बुक ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय ही सप्लाई है। तो जब भेजा था तब क्या बनेगा? चालान बनेगा। और जब परचेज कर लेगी तो तब क्या बनेगा? इनवॉइस बनेगा। एक पॉइंट और इसमें था, वो क्या कि क्या ये दूसरे स्टेट में अगर ये लेके जा रहा है तो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला रजिस्ट्रेशन इसको कराना पड़ेगा? हमने क्या बोला था? नहीं, क्योंकि ये बिफोर हैंड डिटरमाइन नहीं कर सकता कि ये परचेज करेगी नहीं करेगी। मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या है, ये डिटरमाइन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो शुरू में रिमूवल पर चालान बनेगा, और जब परचेज कर लेगी तो क्या बनेगा जी? इनवॉइस बनेगा। और ये याद रखना, अगर एग्जीबिशन फॉरेन कंट्री में लगी है तो यहाँ पर भी सप्लाई नहीं होता जब भेजते हो, और सप्लाई नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं होगी। यही चीज हमने यहाँ पढ़ी थी। हाँ जी, यहाँ पे क्या कहता था? जब आपने कुछ ट्रांसपोर्ट किए उस समय हम टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर पाए, क्यों? क्योंकि उसमें सप्लाई नहीं थी, तब क्या बनाया होगा? चालान। लेकिन आप डिलीवरी जब आप उसको बेच देंगे तो आप क्या बना देंगे? इनवॉइस। और ये 2 सर्कुलर यही थे कि ये डिलीवरी चालान ई वे बिल बनेगा रिमूवल पर। नंबर 2, इनवॉइस बनेगा जब वो परचेज कर लेगी, और रजिस्ट्रेशन की कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, एक जो पिछले पेज पे सर्कुलर था, अब इसकी बात कर ले। हाँ जी,
आपने फॉरेन कंट्री में एग्जीबिशन लगाई थी, वहां पर 100 यूनिट भेजे, तो भेजे तो सप्लाई नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं, सप्लाई नहीं है तो जनरेटेड सप्लाई भी नहीं होगी। अच्छा, सप्लाई नहीं है तो आप इनवॉइस नहीं बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, डिलीवरी चालान बनाएंगे। हाँ, अगर ये शेड्यूल 1 में फॉल कर रहा होता, मान लो आप अपने रिलेटेड पर्सन को बाहर भेज रहे होते, फिर ये सप्लाई था, फिर इनवॉइस की बात आती। अच्छा, हम ये मानेंगे कि क्या ये सेलर अप्रूवल बेसिस पर भेजेंगे? जी हाँ, जब फॉरेन कंट्री में एग्जीबिशन लगे हम मानेंगे कि सेलर अप्रूवल बेसिस पर भेजेंगे। अगर 6 महीने में 100 यूनिट वहां पर बिके ही नहीं, वापस आ जाते हैं, कोई इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 100 यूनिट में फुल्ली के फुल्ली सारे 6 महीने के अंदर बिक गए, तो जब जिस समय बिके उसी समय इनवॉइस बना दो। सर फुल्ली नहीं बिके लेकिन पार्शली बिके, 10 यूनिट 1 महीने बाद, 50 यूनिट 2 महीने बाद, तो जब जब बिके उस समय 6 महीने के अंदर जो जो बिके उनका 10 ये 50 60 यूनिट का इनवॉइस बना दो, 60 यूनिट का इनवॉइस बना दो। और एक और मजे की बात, जब ये बिक गए तो क्या इन्हें एक्सपोर्ट मान ले, बाहर है ना फॉरेन कंट्री में, जी हाँ, इन्हें एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा और इससे रिलेटेड परचेज पर जीएसटी का रिफंड भी मिल जाएगा, इससे रिलेटेड परचेज पर जीएसटी का रिफंड भी मिल जाएगा। नंबर 2, हाँ जी, जब आपने बाहर भेजे थे वो 6 महीने में ना बिके ना ही वापस लेके आए, तो 6 महीने ओवर होते ही आपको इनवॉइस बनाना पड़ जाएगा। दूसरा केस, 60 यूनिट बिक गए थे, 40 नहीं बिके थे, ये 40 यूनिट ना बिके ना वापस लेके आए, तो 40 6 महीने ओवर होते ही इन 40 यूनिट का आपको क्या बनाना पड़ जाएगा, इनवॉइस बनाना पड़ जाएगा। एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं, क्या आपने चैप्टर 1 में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, हालांकि रिफंड के चैप्टर में पढ़ना है, क्या जीरो सप्लाई होती है आपकी दो, जीरो सप्लाई होती है आपकी दो, एक्सपोर्ट और एससीजेड को ये दो तरीके से कर सकते हैं बिना आईजीएसटी पे किए हुए। तो आपको बॉन्ड एलयूटी फाइल करना होता है, फिर परचेज पे जीएसटी का आपको रिफंड मिल जाता है, क्योंकि हमें टैक्स को जीरो करना है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, इस वाले सर्कुलर में, इस वाले केस में जब हमने फॉरेन एग्जीबिशन पे भेजे थे उस समय हमने कोई बॉन्ड नहीं भरा था, लेकिन अब वहां पे बिग गेम ने एक्सपोर्ट मान लिया, तो क्या ये बॉन्ड एलयूटी भरने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं भरने की जरूरत है, ये सर्कुलर क्लैरिफाई करता है। हमने इस पे क्वेश्चन किया था, मैं आपको याद दिला दूं, ऐसा हमने इस पे क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, ये अमेरिका में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन लग रही थी जैन में, और वहां पे आपने 100 यूनिट भेजे, 100 यूनिट भेजे, तो जब भेजे उस समय क्या बनेगा, चालान। एएनएचएच को लगता है कि बाहर भेजना जीरो सप्लाई है, अनपढ़ है, सप्लाई नहीं है तो जीरो सप्लाई भी नहीं है, तो इसका करेक्ट हमने बोला था, इसका ओपिनियन सही नहीं है। अच्छा, अब ये 100 के 100 बाहर बिका ही नहीं, एक नहीं बिका। पहला पहला केस ये फरवरी में वापस आ गए, क्या विद इन 6 मंथ वापस आ गए? हाँ, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस ये अगस्त में वापस आ रहे हैं, तो 6 महीने जून में ओवर हो गए थे, तो जून में आपको क्या बनाना पड़ जाएगा, उस समय इनवॉइस बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस वो कहता है कि अगला, मान लो कि आपका ये वाला केस छोड़ो, कह रहा है कि मान लो 65 यूनिट आपके बिक गए, कहां पर, जन में, तो क्या जन में भेजे थे, वहां पर 65 जन में बिके, तो उस समय हम इस 65 यूनिट का क्या बना देंगे, इनवॉइस। बाकी 35 यूनिट 31 जनवरी को ही वापस आ गए, सेम महीने में, 6 महीने से पहले पहले ही वापस आ गए, तो इनका तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये 65 यूनिट के लिए आपको क्या परचेज पे जीएसटी का रिफंड मिल जाएगा? जी हाँ, और इसके लिए बॉन्ड एलयूटी फाइल करने की जरूरत है नहीं, ये हमने ये वाला पार्ट भी यहां पर कर लिया था, ठीक है, ये वाली बात भी हमने यहां पर कर ली थी कि आप इस प्रपोर्शनेट का रिफंड ले लें। वापस आते हैं, हम वापस आते हैं अपनी एग्जामिनेशन बुक में, और अब रूल 55 का बैलेंस पार्ट पढ़ लेते हैं। हाँ जी, रूल 55 कहता है 4 केसेस में डिलीवरी चालान बनेगा। एक केस हमने कर लिया जब सप्लाई नहीं है। दूसरा, अब पहला केस, लिक्विड गैस भेजी, उस समय क्वांटिटी नहीं पता कि हम कितने रिमूव कर रहे हैं, तो इस समय चालान बनेगा। दूसरा, जो वर्कर के पास भेज रहे हो तो चालान बनेगा, सप्लाई नहीं है चालान बनेगा, ये हमने कर लिया। लास्ट, नोटिफाइड, हम नोटिफाई करेंगे कौन सी सप्लाई के लिए चालान बनेगा, तो अभी तक कोई नोटिफाइड नहीं हुई है। अच्छा, अब इस डिलीवरी चालान का सीरियल नंबर मैक्सिमम कितने करेक्टर का होगा? 16 करेक्टर का। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कंपनी का नाम पहले एबीसी है, फिर ईयर आ गया 2324, फिर ऑब्लिक 001, ये सीरियल नंबर आ गया। इस चालान का कंटेंट क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए? चालान का नंबर डेट होगा, जो भेजने वाला कंसाइन उसका नाम पता होगा, जहां पे जो रिसीव कर रहा कंसाइन है उसका नाम पता, जीएसटी होगा। जीएसटी क्या होता है जी? रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन पे आपको ये जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। हाँ जी, कुछ लोगों को यूएन लेना पड़ता है, जो परचेज पे जिनको जीएसटी का रिफंड मिल जाता है, जैसे फॉरेन कंट्री के एम्बेसी, यूएससी के एम्बेसी है, इंग्लैंड के एम्बेसी है इंडिया में, ये अगर कुछ परचेज करेंगे जीएसटी दिया हो तो रिफंड मिल जाता है, इसके लिए इनको यूआईएन लेना पड़ता है, तो आपको अगर उसको बेच रहे हो तो यूएन मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद एचएसएन कोड अभी आएगा, गुड्स का 8 डिजिट का या सर्विस का 8 डिजिट का कोड होता है। क्वांटिटी अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो प्रोविजनल लिखेंगे, फिर वैल्यू, टैक्स, रेट, टैक्स का अमाउंट, अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो प्लेस सप्लाई और साइन, ये कंटेंट होगा चालान का। अच्छा, चालान की कॉपी कितनी होगी?
ये देखेंगे नेक्स्ट पेज पे 3 कॉपी होंगी। पहली कॉपी हम फाड़ के कंसाइनी को देंगे, दूसरी कॉपी ट्रक वाले को, ट्रांसपोर्टर को, तीसरी कॉपी हमारी खुद की कंसाइनर की। अच्छा, जब आप ई-वे बिल बनाते हैं तो उसमें इनवॉइस की डिटेल डालनी होती है, लेकिन अगर आपने चालान बनाया है तो चालान की डिटेल बना दो, क्योंकि गुड्स के मूवमेंट पे ई-वे बिल है ना। जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, चालान बने तो चालान की डिटेल इसमें डाल दो। नेक्स्ट, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सेमी असेंबल्ड या अनअसेंबल्ड, कंप्लीटली नॉक डाउन बोलते हैं, या लोड्स में सामान भेज रहे हैं, तो इस केस में क्या प्रोसीजर होगा, मैं आपको स्लाइड से दिखाता हूं। ऐसा हमने किया था क्या, जब हम रिमूव करते हैं उस समय मान लीजिए 5000 यूनिट का लोड रिमूव कर रहे हैं, इसमें से कुछ यूनिट पहले कंसाइनमेंट पे रिमूव होंगे, कुछ दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे लोड्स में जाएगा। तो शुरू में आप एक काम करो, पहले आप इनवॉइस बना लो, कंप्लीट इनवॉइस बना लो। अभी देना नहीं है इनवॉइस, अभी इनवॉइस बना लो, और जब जब रिमूव होगा डिलीवरी चालान बनेगा, साथ में इस इनवॉइस की सर्टिफाइड कॉपी, डिलीवरी चालान बनेगा और साथ में इस इनवॉइस की सर्टिफाइड कॉपी दे देगी। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब जाएगी, इस समय उसको ओरिजिनल इनवॉइस भेजेंगे। इसका चैप्टर 8 से लिंक है। तो जो बायर होगा उसके पास 5 यूनिट में पहले 1000 यूनिट आए, फिर 3000 यूनिट आए, फिर बाकी बचे 2000 आए, तो उसे क्रेडिट सारा का सारा कब मिलेगा, लास्ट लोड जब रिसीव होगा उस समय ये इनवॉइस उसको क्रेडिट मिलेगा। ऐसी हमने बात करी थी, ये आपके यहां पर यही नोट्स में ये बात करी थी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया, और ये रूल 55 हो गया। हम वापस आ जाते हैं, हम थे पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर थे। ओहो, गुड्स का पॉइंट हमारा टोटल क्लियर हो गया। तो अब गुड्स का एक बार मैं रिवाइज करा देता, हमने क्या किया है। गुड्स के केस में अगर गुड्स की रिमूवल हो रही है, गुड्स की मूवमेंट होती है तो रिमूवल पर, मूवमेंट नहीं होती डिलीवरी पर। इस समय ये लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने की। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में जब स्टेटमेंट इशू करी या पेमेंट, दोनों में जो अर्लियर है उस समय इनवॉइस बनेगा। और सेल एंड अप्रूवल बेसिस पर जब अप्रूव किया या 6 महीना विच एवर इज अर्लियर, आपका इनवॉइस बन जाना है। हम सर्विस की बात करने जा रहे हैं। सर्विस का इनवॉइस कब बनेगा जी? हाँ जी, सर्विस का इनवॉइस टाइम दिया है 30 दिन या 45 दिन, 30 डेज या 45 डेज। ये 30 दिन 45 दिन किसके लिए? इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी के लिए, और 30 दिन बाकियों के लिए। जब सर्विस आपने सप्लाई कर दी है, सर्विस सप्लाई का मतलब क्या है? आपने सर्विस फिजिकली कंप्लीट कर दी या रिसिपिएंट की भी अप्रूवल मिल जानी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि रिसिपिएंट को अप्रूव करना, तो रिसिपिएंट की भी अप्रूवल मिल जानी चाहिए, तब सप्लाई और सर्विस माना जाएगा। मैं इसके लिए आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। आपने ये पेज नंबर 1 पर आपने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला वंडरलस्ट वाला। मैं स्लाइड से दिखाता हूं क्या था ये क्वेश्चन, देखिए जरा। ऐसा था, हाँ जी, वंडरलस्ट, ये इसने क्या किया जी, इसने परचेज करी है ये चेसिस। अब ये चेसिस परचेज करके आगे भेजता है, इस पे बॉडी लगाने के लिए, बस टाइप दिखे इसलिए इसके पास भेजता है, और ये एडवांस दे देता है। ध्यान रहे, एडवांस पर रिसिप्ट वाउचर बनता है, इनवॉइस नहीं। तो इसे भगवान फैब्रिकेटर सप्लायर, अभी इसे इनवॉइस नहीं इशू करना, ये रिसिप्ट वाउचर ही इशू करेगा। ओके, इनवॉइस पूछा है कब इशू होगा। अब इस पे ध्यान से देखना, अब इसमें बॉडी लगाएगा। ओ बॉडी पहले क्या था, ये चीज, अब बॉडी लगा दी, ये बस बन गई, ये बस बन गई, ये सर्विस कंप्लीट हो गई। क्या अभी इनवॉइस इशू कर दे? ना 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 ना, अब ये इंटीमेट कर रहा है उसको कि मैंने सर्विस कंप्लीट कर दी है, ये 5/11 को आप आकर चेक कर लो। अब ये रिसिपिएंट आएगा इसकी प्रीमाइसेस पर, आ गया जिसकी प्रीमाइसेस पर। अब ये चेक करता है और 8 नवंबर को कहता है ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो अब जब इसने अप्रूवल दे दी, इसके 30 दिन में, इसके 30 दिन में, ये 8 दिसंबर तक, ये 8 दिसंबर तक इनवॉइस इशू हो जाएगा। तो सर्विस फिजिकली कंप्लीट कर दी है 5/11 को, उससे मतलब नहीं है। रिसिपिएंट ने जब अप्रूवल दे दी तब सर्विस कंप्लीट मानी जाएगी, उसके 30 दिन में इनवॉइस इशू करना है। चलते हैं इसके बाद आगे। हाँ जी, अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ये क्वेश्चन था हमारा ये वाला। अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करें, इससे पहले एक पॉइंट और। अभी तक हमने बोला था इंश्योरेंस बैंक, इनके लिए 45 दिन का टाइम था अगर बाहर वालों को सर्विस देते हैं। अगर अपनी ही ब्रांच को सर्विस देते हैं, एक पॉइंट इसमें और है टेलीकॉम ऑपरेटर का भी, इंश्योरेंस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी के अलावा, ये लोग अगर अपनी ही ब्रांच को सर्विस देते हैं तो क्वार्टर का जो लास्ट डेट होगी उस दिन इनवॉइस इशू कर सकते हैं, या बुक्स में रिकॉर्ड किया, दोनों में से जो अर्ली है। बाहर वाले को 45 दिन, अपने लिए क्वार्टरली का टाइम रख दिया इन्होंने, या अगर उससे पहले रिकॉर्ड किया तो विचवर कर दिया। अब कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये क्या थी जी? इसका भी मींस पार्ट इंक्लूड पार्ट है। इंक्लूड पार्ट में गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी सर्विस को हम कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ऐसा अभी तक कुछ नोटिफाई हुआ नहीं है। मींस पार्ट काम का है कंटिन्यूअसली रेक्टल बेसिस पर सर्विस दी जा रही है 3 महीने से ज्यादा के लिए लगातार, जिसके लिए पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है। हाँ, ये गुड्स में 3 महीने वाली बात नहीं थी, यहाँ सर्विस में 3 महीने वाली बात है।
फॉर एग्जांपल हमने बात कर दी इंटरनल ऑडिट है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको मैंने स्लाइड से दिखाया था कि आपका इंटरनल ऑडिट है, ये साल भर चलेगा। ये आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्यूटर 50 कंप्यूटर हैं, आपने किसी कंपनी को बोल दिया कि आपको साल भर इसकी रिपेयर करनी है, तो क्या ये पेमेंट भी आपका साल बाद लेंगे, या इंटरनल ऑडिट वाले साल बाद लेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बता देंगे, देते होंगे? कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ये बता देते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था इसके ऊपर में, ये आपके बुक में भी था, 1 अप्रैल को एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और इसने बोला कि मैं आपके यहाँ मेंटेनेंस की सर्विस देने आऊंगा क्वार्टर की पहली तारीख को, क्वार्टर की पहली तारीख को, और कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि इसी दिन ही ये आपकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी, जिस दिन सर्विस रेंडर होगी उस दिन ये आपकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी। तो क्वार्टर की पहली तारीख, पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी डेट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर और फिर 1 जनवरी, या इन्हीं दिन ही पेमेंट ड्यू हो जाएगी। जी हाँ, इन्हीं दिन ही पेमेंट ड्यू हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बता रखी है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट में बता रखी है तो यही डेट होगी इनवॉइस की, इस दिन या इससे पहले इनवॉइस इशू होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट पेमेंट ना बता रखी हो तो जब वो पेमेंट रिसीव करेगा। और लास्ट है, अगर पेमेंट इवेंट से लेंगे तो जब वो इवेंट अगर हो जाएगा। इवेंट के लिए ये आपने ये बात करी थी कंस्ट्रक्शन सर्विस का, ये वाला देखो, कंस्ट्रक्शन के लिए बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने बोला कुछ हम पेमेंट ले लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एक इवेंट है। फिर उसने बोला 30% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, ये एक इवेंट है, इस समय पेमेंट ले लेंगे। 50% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, हम कुछ और पेमेंट ले लेंगे, ये एक इवेंट है, इस समय आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो ये जो इवेंट्स हैं, इस समय इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। 100% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, इस समय आपसे कुछ पेमेंट ले लेंगे, तो ये इवेंट है जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो आइए देखिए, यही लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई सर्विस में जी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट पेमेंट दे रखी है तो इस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ये लास्ट डेट है जी। नेक्स्ट, अगर ड्यू डेट पेमेंट नहीं देगी जब पेमेंट रिसीव करेंगे, और अगर पेमेंट इवेंट से लेंगे तो जब इवेंट अगर होगा उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ये जो मैंने आपको स्लाइड से क्वेश्चन दिखाया था, यही सेम क्वेश्चन था आपका एमबीएम टेकर वाला जी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ जी, एक केस सप्लाई ऑफ सर्विस में वो ये कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विस सीज हो जाती है कंप्लीट होने से पहले। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को अपने घर पे पेंट कराने के लिए बुलाया, अपने घर के दरवाजे पेंट कराने, उस नालायक ने क्या किया, मैंने 2 दिन बाद देखा दीवारों पे पेंट उछाल रखा है। मैंने कहा पागल आदमी, तेरे को ये दरवाजे बोले, तूने दीवार कैसे खराब कर दी, निकल जा यहाँ से बाहर। तो 2 दिन बाद सर्विस सीज हो गई, तो 2 दिन तक जब सीज हो रही है उस समय जितने की उसने सर्विस दी होगी उसके प्रोपोर्शनेट वैल्यू का उस समय इनवॉइस इशू हो जाएगा। तो सीज के टाइम पे इनवॉइस इशू हो जाएगा प्रोपोर्शनेट वैल्यू का। अच्छा, हाँ जी, यहाँ इनवॉइस की बात खत्म हुई, अब हम रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बात करने जा रहे हैं। इसमें पहले आपको समझना होगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में है, लेकिन यहाँ ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हाँ जी, यहाँ देखिए जरा, आपको याद हो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा आइडिया ले रखा है कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में अगर आपका ऑफिस है तो 10 लाख की लिमिट होती है, और अगर बाकी स्टेट्स में है सर्विस के केस में 20 लाख की लिमिट होती है। तो हम कह रहे हैं बाकी स्टेट्स में आपकी यूनिट है, तो अब आपकी टर्नओवर क्रॉस हो गई 20 लाख 10 अगस्त को। 10 अगस्त को आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन अगर आप लगा देते हैं 30 दिन में, 30 दिन में लगा दी 10 अगस्त से 27 अगस्त में, हाँ, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जानते हो आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलेगा, ये आपको 10 अगस्त से मिल जाएगा, क्योंकि आपने विद इन 30 डेज अपनी एप्लीकेशन लगा दी है। तो जो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो 10 अगस्त होगा, जिस दिन 20 लाख क्रॉस करेगी, ये इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस दिन मिल रहा है, लेकिन किस डेट से मिल रहा है, 10 अगस्त से मिल रहा है। अब आप सोचिए 10 अगस्त से और ये इस डेट तक जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, इन डेट्स के बीच में आपने कुछ इनवॉइसेस इशू किए होंगे, इनवॉइस इशू किए होंगे। क्या आपने जीएसटी चार्ज किया होगा? नहीं, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड थे। 33 सेक्शन कहता है कि आप अनरजिस्टर्ड तो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो अनरजिस्टर्ड जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो बायर आपसे परचेज करने के लिए रेडी नहीं है, वो कहता है आप तो अनरजिस्टर्ड हो, आप जीएसटी चार्ज कर नहीं सकते। आपने उसको भरोसा दिया था, चिंता मत करो, मेरे को बैक डेट से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो मैं इन इनवॉइसेस के बदले में रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर दूंगा, उसमें मैं जीएसटी चार्ज कर लूंगा, ताकि तेरे को बायर, तेरे को क्रेडिट मिल जाए। तो ये जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला, इन 2 डेट्स के बीच में जो इनवॉइसेस इशू होती हैं, इनके बदले में हम ये रिवाइज इनवॉइस इशू कर रहे हैं, रिवाइज इनवॉइस। और कितने समय में इशू करनी है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 1 महीने के अंदर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ हमें ये इशू करने हैं रिवाइज इनवॉइस। हाँ जी,
यही चीज क्या आपको यहां पर दे रखी है? जी हाँ, ये यही लिखा हुआ है कि विद इन 1 मंथ आपको जो आपका इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया, इन दो डेट्स के बीच में जो इनवॉइस इशू है उनके लिए आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करना विद इन 1 मंथ। मैं एक बार ये जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया था वही सेम क्वेश्चन ही आपको मैंने क्वेश्चन बैंक से करा रखा है, राइट? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको परियंसंस वाला करा रखा है। 10 अगस्त को आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करी 20 लाख, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया 27 अगस्त को, क्या विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया? जी। अब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5 सितंबर को मिला, तो किस डेट से मिलेगा? 10 अगस्त से। तो ये 10 अगस्त क्या हो गई? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 10 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में जो आपने इनवॉइस इशू किए हैं, इनके बदले में आप क्या रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं? जी हाँ। और कितने समय में इशू करना है? जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला इसके 1 महीने के अंदर, 1 सितंबर को मिला तो 1 अक्टूबर तक हमें इनवॉइस इशू कर देना। अगला भी क्वेश्चन किया था, आप सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वापस आते हैं हम। अब हम बात करें कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। फॉर एग्जांपल, इसी पीरियड के दौरान मिस्टर ए ने एक मिस्टर बी है, इसे 3 बिलों से माल बेचा है अलग अलग टाइम में। क्या इन 3 बिलों के बदले में एक इनवॉइस इशू हो सकता है? इसे बोलेंगे कंसोलिडेटेड रिवाइज, सीटीआरआई बोला करते हैं। हाँ जी, अगर ये अंडरस्टूड तो ही बात आएगी सीटीआरआई की, कंसोलिडेटेड इनवॉइस की, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस की। अगर मिस्टर ए ने रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, फिर रिवाइज टैक्स इनवॉइस सेपरेट इशू करना पड़ेगा। रीजन क्या है? उस बायर को क्रेडिट लेना, हर इनवॉइस के बदले में, हर इनवॉइस के बदले में सेपरेट इनवॉइस, रिवाइज इनवॉइस, ताकि वो क्रेडिट ले पाए। अनरजिस्टर्ड के केस में अगर इंटरेस्ट सप्लाई हो तो इन 3 बिलों के बदले में एक इनवॉइस इशू कर सकते हो, कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट रेट है इन 3 बिलों का टोटल अगर 2.5 लाख तक है तो आप एक इनवॉइस इशू कर सकते हो, और हर रिसीपेंट के लिए अलग अलग देखना है। तो आप इन 3 इनवॉइस का टोटल, अगर इस मिस बी को बेचा है, इसकी वैल्यू अगर 2.5 लाख तक है तो आप एक इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है फिर आपको सेपरेट इशू करना पड़ेगा, फिर सीटीआरआई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात करी थी 200 से कम का, क्या बिल 200 से कम की सर्विस दिया, क्या बिल बनाने की जरूरत है? अगर आप 200 से ऊपर है फिर तो बिल बनाना ही है, फिर तो टैक्स इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। 200 से कम है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, तब भी आपको इनवॉइस बनाना ही है। हाँ, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, तब आप उस समय मत बनाओ, जब सर्विस दे उस समय मत बनाओ। एंड पर, डे एंड पर ऐसे लोग जो 200 से कम वाली सर्विस लेने आए थे उनके लिए एक सिंगल इनवॉइस बना दो, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना दो, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना दो। लेकिन ध्यान रहे, मल्टीप्लस स्क्रीन के लिए आपको इनवॉइस इशू करना ही होगा, चाहे 200 से कम भी है, और रिसीवर इनवॉइस मांगता है तो भी दिखाना होगा। इसे मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन आपको कराया था, तो क्वेश्चन भी करा देता हूं। हाँ जी, मैं कह रहा हूं ये पानीपुरी वाला, ये इसके पास ये इसके लिए पानीपुरी खाने है, 50 रुपए के गोलगप्पे खाए आपने, ये 200 से कम है, क्या इनवॉइस बनाने की जरूरत है? ये अनरजिस्टर्ड है, नहीं। रिसिपिएंट मांगेगा तो बनाना है, अदरवाइज यहां पर बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। दूसरा केस, लेकिन अगर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है, हम कह रहे हैं ये गोलगप्पे वाला है, 200 से कम है, इनवॉइस बनाने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन ये मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के केस में, जहां पर ऐसा थिएटर जहां पर स्क्रीन अलग अलग चल रही है और उनपे अलग अलग मूवी चल रही है, इन्हें मल्टीप्लेक्स स्क्रीन ब्लॉक करते हैं, यहाँ 200 से कम की भी टिकट है, आपको टिकट इशू करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अलावा वाले केसेस में हम कह रहे हैं जैसे गोलगप्पे बेच रहा है तो 200 से कम है, अभी मत बनाओ। लेकिन ऐसे इसने मान लो 50 रुपए के गोलगप्पे दिए, फिर 60 रुपए के दिए, फिर 70 रुपए के दिए, अलग अलग कस्टमर आते रहे, 200 से कम था तो बनाता नहीं रहा, फिर 100 रुपए का बेचा, फिर 150 रुपए बेचा। एक काम करो, डे एंड पर इन सबका टोटल करो और ये इसका एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर दो, ऐसे इशू करना है। और इसके लिए हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको बता दूं। हाँ जी, रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है तो फिर आपको इनवॉइस इशू करना है, चाहे भले 200 से कम है, आपको ये सेपरेट इनवॉइस इशू करना होगा। अगले दो केसेस में रिसीपेंट अंडरस्टैंड है लेकिन वैल्यू तो दोनों के लिए 200 से ऊपर है, तो यहां पर भी आपको सेपरेट इनवॉइस इशू करना ही होगा, सेपरेट इनवॉइस इशू करना ही होगा। अगले केसेस में ये अनरजिस्टर्ड है और दोनों ही केसेस में ये एक गुड्स है एक सर्विस है और यहां पर ये 200 से कम है, यहां अभी इशू करने की जरूरत नहीं है। डे एंड पे आप क्या करेंगे? कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर देंगे, डे एंड पर आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर देंगे। यही सेम क्वेश्चन आपने अपने क्वेश्चन बैंक से देखा था, ये आपके पेज नंबर क्वेश्चन बैंक में 2 पर था, है ना? यही सेम क्वेश्चन हमने यहां से भी किया हुआ। ओके, वापस आते हैं इसके बाद। हाँ जी, ये प्रोविजन, ये 200 वाली बात बिल ऑफ सप्लाई पे भी एप्लीकेबल होती है। बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होता है? जब इनवॉइस में आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, जैसे एग्जाम सप्लाई है या कंपोजिशन वाला है, तो ये 200 वाली बात उस पे भी एप्लीकेबल होती है। अच्छा, ये अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इशू कर रहे हैं, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, टिकट या ये कंसोलिडेटेड इनवॉइस बैंक इंश्योरेंस कंपनी के केस में, तो क्या इस पर साइन या डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है? नहीं।
इसके बाद अब आ रहा है HSN कोड। इसके बारे में डिटेल में आप कहां पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे कस्टम में। कस्टम वाला ही HSN कोड हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोला जाता है। 8 डिजिट का कोड होता है गुड्स का टोटल, जो आपको मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाकर दिया भी था। ये आपको नेक्स्ट पेज पे सबसे नीचे बनाकर दे भी रखा था कि पहले 2 डिजिट चैप्टर के होते हैं, अगले 2 डिजिट हेडिंग होती है, फिर 2 डिजिट सब हेडिंग होती है और लास्ट के 2 डिजिट कोड के होते हैं। इसके सामने फिर रेट होता है जीएसटी का। तो क्या ये 8 के 8 डिजिट इनवॉइस पर लिखना अगर आप गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हो तो? उन्होंने बोला अगर स्पेसिफाइड केमिकल की एक लिस्ट दे रखी है, इसमें तो आपको 8 के 8 डिजिट लिखने होंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी केसेस बताते हैं एचएसएन कोड। हाँ जी, रिसीपिएंट रजिस्टर अनरजिस्टर्ड दो कहानी सुना रहे हैं। अगर हमारी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तो फिर रिसीपिएंट रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड में कम से कम 6 शुरू के 6 डिजिट लिखना जरूरी है। अगर हमारी 5 करोड़ से ऊपर है तो शुरू के 6 डिजिट लिखना जरूरी है, चाहे रिसीपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, रिसीपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। लेकिन अगर हमारी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, रिसीपिएंट रजिस्टर्ड है, तो 4 डिजिट शुरू के लिखना जरूरी है। लेकिन रिसीपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो हमारी मर्जी है, ऑप्शनल है। हम 8 के 8 डिजिट लिखना चाहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इतनी रिक्वायरमेंट रख रहे हैं, शुरू के 4 डिजिट अगर 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ तक है, रजिस्टर्ड है तो आपको लिखना जरूरी है, अनरजिस्टर्ड है तो आपके लिए ऑप्शनल है, इनवॉइस पर ऑप्शनल है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद। हाँ जी, इनवॉइस का कंटेंट क्या होगा? इनवॉइस का कंटेंट क्या होगा? हाँ जी, शुरू के 4 डिजिट का मतलब क्या था? ये शुरू के 4 डिजिट 34 चैप्टर 02 ये 2 लिखना जरूरी है। आप पूरे 8 लिख दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कंटेंट के लिए मैं आपको याद दिलाऊं, क्या आपने इनवॉइस देखा कभी? कोई भी इनवॉइस? जी सर देखा है। तो आपको मैं एक बार इनवॉइस दिखाता हूं। ऐसा होता है क्या, ऊपर सेलर का नाम पता रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, फिर बायर का नाम पता रजिस्ट्रेशन नंबर आप उसमें देखते हैं, फिर इसके अलावा इनवॉइस की नंबर देखी होगी, इनवॉइस की डेट देखी होगी, गुड्स की डिस्क्रिप्शन देखी होगी, गुड्स का फिर एचएसएन कोड, ये लिखना जरूरी होता है। गुड्स की क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट आ गया, इसमें डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू होगी, फिर जीएसटी और नीचे साइन, ये आपने देखे होंगे। आपको हो सकता है आपने प्लेस सप्लाई के बारे में ना पहले पढ़ा हुआ था तो ये नहीं देखा होगा, ये भी लिखना होता है अगर इंटरसेट सप्लाई है तो। अगर ये एचएसएन कोड भी लिखना होता है तो इन 2 पॉइंट्स को आप दिमाग में रखेंगे। ये है कंटेंट। अगर इनवॉइस में ये एक आधा कंटेंट मिसिंग है तो आप जानते हो उसे डिफेक्टिव इनवॉइस बोलते हैं, और डिफेक्टिव इनवॉइस हो तो फिर क्रेडिट नहीं मिलता, फिर क्रेडिट मिलने में दिक्कत आती है, ये आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ये सारा कंटेंट यही सेम लिखा हुआ, ये होना चाहिए इसके ऊपर में। अब इनमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एचएसएन कोड वाला मैंने आपको करा दिया, एक डिटेल ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसीपिएंट, ये मैं आपको कराने जा रहा हूं। हाँ जी, ये क्या है? अगर आपका बायर अनरजिस्टर्ड है या रिसीपिएंट सर्विस के केस में अनरजिस्टर्ड रिसीपिएंट है, तो उसके इनवॉइस पर अगर वैल्यू इनवॉइस की 50,000 या उससे ऊपर है तो ये मैंडेटरी है ये चीजें लिखना। उस अनरजिस्टर्ड रिसीपिएंट का नाम, पता, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, उसका स्टेट का नाम, स्टेट का कोड। क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे दिल्ली से आप बेच रहे हैं, स्टेट का यूपी लिखा तो इंटर से सप्लाई बन जाएगी ना। ये इसलिए 50,000 से ऊपर है तो आपको लिखना जरूरी है। लिखोगे तो फिर उस स्टेट को एसजीएसटी वाला शेयर मिल पाएगा ना। दिल्ली से यूपी आप सेल कर रहे हैं, अगर आप यूपी लिखते हैं तो फिर यूपी वाली गवर्नमेंट को एसजीएसटी वाला शेयर मिल पाएगा ना। इसलिए कहते हैं लिखना जरूरी है। हाँ, 50,000 से कम है तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन अगर रिसीपिएंट रिक्वेस्ट करता फिर तब मैंडेटरी हो जाएगी वेल डिटेल। एक चीज और, 3 लोगों के केस में चाहे वैल्यू 50,000 से कम हो ज्यादा हो हमें मतलब ही नहीं, स्टेट का नाम लिखना जरूरी है। अगर अनरजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड के लिए हेडिंग है तो इसमें स्टेट का नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि यही डिटरमाइन होता है पीओएस निकालने के लिए। ओके, तो ये 3 केसेस कौन से हैं? पहला, ऑनलाइन मनी गिविंग कंपनीज के लिए। नंबर 2, अगर सर्विस की सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होती है। नंबर 3, ओआईडीआर जो बाहर वाला था वो अनरजिस्टर्ड रिसीपिएंट को सर्विस दे रहा था, या तो ओआईडीआर वाली नेटफ्लिक्स हमने एग्जांपल लिया था। इन 3 के लिए वैल्यू 50,000 से कम भी है तो भी स्टेट का नाम लिखना जरूरी है। ओके, फिर इसके बाद हमने बात करी थी, ये अगले जो 2 पॉइंट है ये ई इनवॉइस के लिए। हाँ जी, ई इनवॉइस क्या होता है जी? इनवॉइस का एक पोर्टल है, जैसे जीएसटी का मेन पोर्टल है आपका gst.gov.in, ऐसे इनवॉइस का भी पोर्टल है जी। इनवॉइस वहां से आप जनरेट नहीं करते, इनवॉइस आप खुद बनाते हैं और उस ई इनवॉइस पोर्टल पर भेजते हैं। वो इनवॉइस का पोर्टल आपके इनवॉइस पर 2 चीजें ऐड कर देता है, एक आईआरएन इनवॉइस रेफरेंस नंबर और दूसरा क्यूआर कोड, तब वो ई इनवॉइस माना जाता है। और कब जरूरी होता है? अगर आपकी प्रीवियस ईयर 17-18 से जीएसटी आया था तब से लेके, अगर आप 24-25 के लिए देख रहे हैं तो 17-18 से लेके आज तक के ईयर तक
23-24 तक की ईयर तक किसी भी ईयर में आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो ई इनवॉइस के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल है तो आप उस इनवॉइस पे आप इनवॉइस वाले पोर्टल से आप क्या कराओ, आप इनवॉइस वाले पोर्टल से ये gst.gov.in आपका ये आपका क्या होता है, मेन पोर्टल होता है। ये ई इनवॉइस का पोर्टल, यहाँ से आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ये ई इनवॉइस का पोर्टल खुल गया, तो इस इनवॉइस पोर्टल से आईएनआर क्यूआर कोड ऐड कराओ। ये अगर ऐड कर दे तो फिर क्या बन जाएगा जी, फिर बन जाएगा आपका ई इनवॉइस। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ई इनवॉइस माफ है, जो जिनके लिए इनवॉइस माफ है उनको डिक्लेरेशन अपनी इनवॉइस पर लिखनी है कि हमारी टर्नओवर भले ही 5 करोड़ से ऊपर है लेकिन हमारे लिए ई इनवॉइस माफ है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी के लिए माफ है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वालों के लिए माफ है, जीटीए के लिए माफ है। अभी आएगा ये वाला पॉइंट, वहां आप समझेंगे तो इनके लिए आपको ये डिक्लेरेशन देनी होगी। आइए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, जीरो डेट सप्लाई आपकी एक्सपोर्ट क्यूरेसिड को सप्लाई थी। आप दो तरीके से कर सकते थे, आईजीएसटी पे कर या बिना आईजीएसटी पे के। आप जिस भी तरीके से आप अगर आप पे करके कर रहे हैं तो आप ये वाली स्टेटमेंट अपने इनवॉइस पे लिखो, अगर आप बिना पे किए हुए कर रहे हैं तो ये अंडर बोन एलयूटी वाली स्टेटमेंट अपने इनवॉइस पर लिखो, ये लिखनी जरूरी है। अच्छा, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो बाय द फॉरेन कंट्री में है, इसका मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं, अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड के केस में हमें ये डिटेल डालनी होती थी ना, उसका नाम, पता, स्टेट का नाम, स्टेट का कोड। लेकिन यहाँ तो फॉरेन कंट्री होगी तो स्टेट की जगह यहाँ पर स्टेट और स्टेट के कोड की जगह हम नाम क्या लिख देंगे, फॉरेन कंट्री का। ये पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। अच्छा जी, अब आते हैं बिल ऑफ सप्लाई रूल 49 में इसके बारे में चर्चा है। वो क्या है, दो केसेस में बिल ऑफ सप्लाई होगा जब आप इनवॉइस में जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। वो कौन से हैं, अगर आप एग्जाम सप्लाई बेचते हैं, दूसरा कमीशन सप्लाई, ठीक है जी, और वैट इनवॉइस को जो जीएसटी जिन पर एप्लीकेबल नहीं है उस इनवॉइस को भी हम बिल ऑफ सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, आप एग्जाम सामान भी बेचते हैं और टैक्सेबल सामान भी बेचते हैं, तो टैक्सेबल सामान के लिए टैक्स इनवॉइस होगा, एग्जाम सामान के लिए बिल ऑफ सप्लाई होगा जी। क्या आप एक ही इनवॉइस में दोनों चीजें लिख सकते हैं? अगर रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हो नहीं, अलग अलग बनाना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हो फिर आप सिंगल इनवॉइस बना सकते हैं, इसे हम इनवॉइस को बिल ऑफ सप्लाई बोला करते हैं। अच्छा, इनवॉइस की कॉपी कितनी होगी? गुड्स के केस में 3, सर्विस के केस में 2। गुड्स के केस में 3 कहते हैं। पहली कॉपी फाड़ के हम किसको देते हैं, बायर को, रिसीवेंट को। दूसरी कॉपी ट्रक वाले की, तीसरी हमारी खुद की, सप्लायर की। और अगर सर्विस की बात करें, ट्रक पे थोड़ा लोड कर जाती है तो सेकंड कॉपी नहीं होती यहाँ पे, तो ओरिजिनल रिसीवेंट की, डुप्लीकेट सप्लायर की। इन इनवॉइसेस के नंबर जितने भी हैं, क्या आपको जीएसटीआर 1 या 1A में शो करने हैं कि हमने इतने इनवॉइस इशू किए? जी हाँ। फिर इसके बाद बात आती है वाउचर्स की। हाँ जी, एडवांस पर क्या बनता है जी, रिसिप्ट वाउचर। अब मान लीजिए मैं कई प्रकार के रेट के गुड्स बेचता हूँ, 5% वाले, 12%, 18% वाले, मैं अलग अलग बेचता हूँ। मेरे पास एक बंदा एडवांस देके जाता है और ये नहीं बताता कि मैं कौन से गुड्स परचेज करूंगा, तो मैं रेट क्या लगाऊंगा, 18। दूसरा, मैं भी दिल्ली में, वो भी दिल्ली में भी उसका प्लेस है, यूपी में प्लेस है, वो ये नहीं बता के गया एडवांस देते टाइम कि मैं कहाँ, किसके लिए, कहाँ के लिए परचेज करूंगा, तो हम उसे क्या मान लेंगे, ऐसी सप्लाई को इंटरफेयर मान लेंगे। नेक्स्ट, रिफंड वाउचर। हाँ जी, एडवांस पर अगर रिसिप्ट वाउचर बना हुआ, उससे लिंक है इसका। एडवांस पर रिसिप्ट वाउचर बना हुआ है, अभी आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है और बाद में सर्विस नहीं दी जाती। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैंने अपने बैच की पेमेंट ली और मैंने बाद में वो बैच कैंसिल कर दिया। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं जी, मेरे को पैसा रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि एडवांस ले रखा है मैंने आपसे। तो एडवांस पर रिसिप्ट वाउचर बना था, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू हुआ था, तो अब मैं आपको क्या इशू करूंगा, जब रिफंड करते समय रिफंड वाउचर इशू कर दूंगा। हाँ जी, इसके बाद अभी तक आपने पढ़ा होगा कि सप्लायर इनवॉइस बनाता है। अब मैं एक केस ऐसा बता रहा हूं जहां रिसीवेंट इनवॉइस बनाएगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करके आ रहे हो गुड्स और आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना बनता है, तो जिस दिन आप रिसीव करेंगे गुड्स या सर्विस, उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और इन लोगों को जब आप पेमेंट करेंगे तो उस समय पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। हाँ जी, ये वाउचर का कंटेंट होता है, इसमें हम समय खराब करेंगे नहीं, जैसे इनवॉइस का था वैसा वैसा ही है। ओके, फिर इसके बाद अब शुरू हो रहा है ई इनवॉइसिंग। हाँ जी, ई इनवॉइसिंग क्या होता है? ये जो आपको ई इनवॉइस का पोर्टल दिखा रहा था, इससे आईएनआर क्यूआर कोड ऐड कराना था ना। आप इनवॉइस अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाकर इस पोर्टल पर भेजते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाकर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट है INV01, उस फॉर्मेट में आप इस पे भेजते हैं और फिर ये इनवॉइस पोर्टल ये दो चीजें ऐड कर देता है, आईएनआर और क्यूआर कोड। तो वो आपका नॉर्मल इनवॉइस में जब ये दोनों चीजें ऐड हो जाती है तो वो बन जाती है ई इनवॉइस। जब तक ये दोनों चीजें नहीं है फिर ये इनवैलिड है, फिर बायर को क्रेडिट नहीं मिल सकता जब तक ये दोनों चीजें नहीं है, ठीक है। और ये 3 कॉपी बोली थी गुड्स में, सर्विस की 2 कॉपी बोली थी, यहाँ 3-2 बनाने की जरूरत नहीं है, एक यही, एक से ही काम चलेगा। ये मैंने आपको यहाँ कुछ ऐसा दिखाया था ई इनवॉइस का, मैं आपको याद दिला दूं। हाँ जी, ऐसी हमने बात करी थी
कि हम क्या करते हैं, सप्लायर भेजता है इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को इनवॉइस, और इस पे ये दो चीजें ऐड कर देता है। जब ये दो चीजें ऐड करके आपको वापस भेजता, अब है ये ई इनवॉइस, अब है ये ई इनवॉइस। और फिर ये आप बायर को इनवॉइस आप भेजेंगे, बायर इस इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट लेगा। अगर आपने डायरेक्टली सप्लायर को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बनाकर भेज दिया, जो जनरली आप करते हैं, आपके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते थे, लेकिन आपने बिना ई इनवॉइस के डायरेक्टली भेज दिया, ये आयरन क्यूआर कोड नहीं है उस पर, तो ये डिफेक्टिव इनवॉइस है, बायर को क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। ये आपका ई इनवॉइस ऐसा दिखता है, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका आईआरएन, ये आपका आईआरएन है। हाँ जी, इनवॉइस का नंबर आपने अपने इनवॉइस पर लिख के दिया था, ये आयरन वहां से इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, ये आपको वहां से मिल रहा है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड हो जाता है, आपका ईयर ऐड हो जाता है, और वो इनवॉइस नंबर ऐड हो जाता है, वो कुछ चीजें और ऐड कर देता है, तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर बन जाता है। और ये है आपका क्यूआर कोड, ये आपका क्यूआर कोड, ये दोनों होने चाहिए, तब ये आपका ई इनवॉइस, ठीक है। अच्छा, किन लोगों के लिए ई इनवॉइस बनाना जरूरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए, जरा वो बात करते हैं। हाँ जी, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट, अभी आपने वाउचर भी पढ़े थे, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, उनके लिए नहीं, इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट। और कौन सी सप्लाई के लिए, बी टू बी सप्लाई, और दूसरा एक्सपोर्ट इनवॉइस। बी टू बी मतलब जब आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी, तो बी टू सी अनरजिस्टर्ड को सेल करिए, उसके लिए जरूरी नहीं, ओके। और किस बंदे के लिए एप्लीकेबल है जी, जिसकी प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर, 2017-18 में जीएसटी आया था, अगर आप 24-25 के लिए चेक करें तो 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 के लिए चेक करें तो 23-24 से किसी भी साल में 5 करोड़ से ऊपर हो गई तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। हाँ जी, 24-25 के दौरान मेरी अगर 5 करोड़ से ऊपर हो गई, फिर इस ईयर के लिए अभी मेरे एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगले साल एप्लीकेबल होंगे। तो हमें प्रीवियस ईयर्स के लिए चेक करने होते हैं, ठीक है। और कौन सी सप्लाई के लिए, बी टू बी, जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी है, सर्विस दी है, और एक्सपोर्ट वाले इनवॉइसेस के लिए। हाँ जी, अब यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन की जब बात हुई है, तो यहां पर एक बात सुनिए, क्या वो, ये मान लो आपने ऐसे लोगों को सामान बेचा है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, जिनके पास सिर्फ टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या इनको जब आप बेचोगे ई इनवॉइस बनाना जरूरी है, रजिस्टर्ड है ना, हमने बी टू बी सप्लाई होगी ना, क्या रजिस्ट्रेशन टीडीएस वाला होगी, हमें ई इनवॉइस बनाना जरूरी है, ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। इसके बाद ई इनवॉइस कब एप्लीकेबल नहीं है, ये हम बी टू सी इनवॉइस हो गया, बाकी चीजें बाद में करेंगे, पहले नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट दे रखा है, ये मैं आपको समझा देता हूं। हाँ जी, क्या ये नंबरिंग भी कर रखी है, कैसे ये ई इनवॉइस बनाते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले ई इनवॉइस आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, इसका जो फॉर्मेट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट INV 01 में बता रखा, उस फॉर्मेट के हिसाब से बनाएंगे। बना लिया, ओके। कब किसको बनाना है, ये जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है किसी भी साल में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, 17-18 से लेके अब, अगर 24-25 से चेक करें तो 17-18 से 23-24 तक, किसी भी ईयर में। अब 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर क्या सभी डॉक्यूमेंट के लिए, नहीं, इनवॉइस, क्रेडिट, डेबिट नोट के लिए, और वो भी कौन सी, बी टू बी सप्लाई और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए जरूरी है। तो नंबर 4 तक हो गया। अब इसके बाद नंबर 5, अब इस इनवॉइस को आप कहां भेज देंगे, अपलोड कर देंगे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। अब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल दो चीजें ऐड करेगा, आयरन क्यूआर कोड, अब आपका इनवॉइस बन गया, अब आपका इनवॉइस बन गया, ठीक है। ये आयरन में आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर देते हैं, फाइनेंशियल ईयर ऐड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप, नंबर, ये एटसेट्रा ऐड कर देते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या आईआरएन नंबर 8 और इस इनवॉइस नंबर में फर्क होता है, इनवॉइस नंबर सप्लायर खुद देता है, ये आईआरएन इस पोर्टल से मिल रहा है, इनवॉइस वाले पोर्टल से मिल रहा है, दोनों में फर्क है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, क्या आपसे गलत इनवॉइस बन के आप कैंसिल कर सकते हैं, 24 घंटे का टाइम आप कैंसिल कर सकते हैं, 24 घंटे बाद ये आपके मेन जीएसटी पोर्टल पर चला जाएगा, वहां पे आप अमेंडमेंट ही कर पाएंगे। अच्छा, इनवॉइस का जो पोर्टल है, ये डाटा कहां भेजेगा, हमारा जो पोर्टल है, एक तो इनवॉइस वाला है, एक आपका ये जीएसटी वाला मेन पोर्टल है, gst.gov.in। इसके अलावा एक आपका क्या होता है जी, ई वे बिल का पोर्टल होता है, जहां से आप ई वे बिल जनरेट किया करते हैं, ठीक है। तो आपका जो इनवॉइस वाला पोर्टल है, मेन पोर्टल और ई वे बिल पोर्टल को ये डाटा भेज देगा, क्यों, ताकि ई वे बिल पोर्टल ई वे बिल जनरेट कर दे, और जो आपका मेन पोर्टल है, यहां पर आपकी GSTR1 भरी जाती है, तो GSTR1 में बिल वाइज डिटेल डालनी होती है ना, तो GSTR1 प्रिपेयर हो जाए। GSTR1 क्या थी, आपको मैं याद दिला दूं, आपकी सेल वाइज बिल वाइज डिटेल जाती थी, और 2A2B क्या थी, जिन सेलर से आपने माल परचेज किया है, वो वाली, वो अपनी GSTR1 फाइल करेंगे, हमारे को 2A में परचेज और 2B में आईटीसी दिखने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, डाटा जब जीएसटी पोर्टल पर भेजेगा, आपकी GSTR1 बन जाएगी, बायर्स के लिए 2A2B बन जाएगी। और ये ई वे बिल पोर्टल पर भेजेगा, अगर तुमने ट्रक का नंबर की डिटेल भी उसमें डाल रखी थी इस ई इनवॉइस में, तो आपका ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जब आप गुड्स लेकर चलते हैं, जैसे ट्रक वाला रास्ते में जा रहा है, तो उसके पास इनवॉइस होना चाहिए और ई वे बिल की कॉपी होनी चाहिए।
लेकिन अगर आप पे ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल होती हैं तो आपको फिजिकल कॉपी इनवॉइस की लेकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आयरन है, वही अपने फोन नंबर में आयरन लेकर चले, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब वापस आएंगे, हम बात कर रहे थे अब कि किन केसेस में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। B2C अनरजिस्टर्ड को आप सेल कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ISD अभी आएगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इस केस में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। और कौन कौन सी है जी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी जब इनवॉइस इशू कर रहे हैं, खुद के लिए थोड़ा एप्लीकेबल करेंगे। दूसरा SCZ यूनिट, ध्यान रहे एक SCZ डेवलपर के लिए एप्लीकेबल है, SCZ यूनिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे नोएडा में कुछ एरिया SCZ है, यहां से क्या होता है, जनरली एक्सपोर्ट होता है, इस एरिया को डेवलप किया होगा ना, रिलायंस ने मान लीजिए डेवलप किया, तो रिलायंस से SCZ डेवलपर, उसके ऊपर इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है। लेकिन उस एरिया में रिलायंस का भी ऑफिस है, बाकी भी ऑफिस है उस एरिया में, उसमें टाटा का भी ऑफिस है, कोई स्टील इंडस्ट्री भी है, तो उनको हम SCZ यूनिट बोलेंगे। उन SCZ यूनिट पर इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप SCZ को बेच रहे हैं, आप पे इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। SCZ यूनिट इनवॉइस बना रही है तो नहीं एप्लीकेबल है। लेकिन और सुनिए, आपकी दुकान जो एस्टेट वाला एरिया है नोएडा का, बाकी जो एरिया बचता है उसे बोलते हैं DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, आपकी दुकान SCZ में भी है, DTA में भी है, दोनों के टर्नओवर मिलाकर 5 करोड़ से ऊपर है, तो क्या भी इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? सिर्फ जो DTA वाली यूनिट है उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, SCZ यूनिट के लिए फिर भी माफ रहेंगे। ये ऐसा हमने इसमें क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट, अगले जो पॉइंट्स यहां पर हम बताने जा रहे हैं, किन किन के लिए ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, जो 3 4 5 6 पॉइंट पढ़ेंगे। अभी एक डायनेमिक क्यूआर कोड आएगा, इनके लिए ना ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, ना ही डायनेमिक क्यूआर कोड के। ये कौन है, एक बार मैं स्लाइड से दिखा देता हूं। हाँ जी, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहला, इसमें हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट में जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, फिर जो मल्टीपल स्क्रीन वाले जो होते हैं, मल्टीपल स्क्रीन वाले, इनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, भले इनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो, इसलिए इनको इनवॉइस में डिक्लेरेशन देनी होती है नीचे। अभी आया था ना कि हमारे पर 5 करोड़ से ऊपर है, फिर भी हमारे पे इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, यही बंदे आएंगे जिनके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड भी एप्लीकेबल नहीं होता, तो अभी आएगा तो मैं यही नाम दोबारा बताऊंगा आपको। तो ये पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज और, यहां पर बैंक का मेन काम क्या है? बैंक का मेन काम है पैसे लेना आपसे और लोन देना। इसके अलावा बैंक बुलियन कुछ और चीजें भी बेच दिया करता है। क्या बैंक को पूरा माफ कर रखा है क्या? जी, बैंक को पूरा माफ कर रखा है, ये कोई काम करे उन सभी के लिए ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ये सर्कुलर में लिखा हुआ है। बैंकिंग सर्विस के अलावा बुलियन बेच रहा तो भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। और ये 3 4 5 6 पॉइंट आप पढ़ के आ गए। नेक्स्ट, हाँ जी, आप अगर कोई ऐसा इनवॉइस आप सप्लाई कर रहे हैं जिसमें रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना है, ठीक है, तो क्या आप पे उस इनवॉइस के लिए, जो रिवर्स चार्ज वाला केस है, उसके लिए सप्लायर पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? हाँ। लेकिन जो रिसिपिएंट है, जैसे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से 94 वाले सप्लाई रिसीव कर रहा है, इस रिसिपिएंट पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना है, ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, रिसिपिएंट पर नहीं है। यहां पर इनवॉइस इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। फिर ये हो गया आज हमारा। अच्छा जी, अब आ रहा है क्यूआर कोड और डायनेमिक क्यूआर कोड। डायनेमिक क्यूआर कोड अब आ रहा है। हाँ जी, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्यूआर कोड किसके लिए था? ये ई इनवॉइस में था, ये B2B सप्लाई के लिए था। डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए, ये B2C इनवॉइसेस के लिए, अनरजिस्टर्ड को जब आपने गुड सर्विस बेची उसके लिए। और यहाँ क्यूआर कोड में यहाँ टर्नओवर कितनी थी जी? 5 करोड़ थी। 17-18 से किसी भी प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ऊपर हो, यहाँ 500 करोड़ है। 17-18 से लेकर किसी भी प्रीवियस ईयर में 500 करोड़ से ऊपर है, और ये B2C इनवॉइसेस के लिए। अच्छा, यहां पर जो क्यूआर कोड है, आपका इनवॉइस वाला पोर्टल ऐड कर देता था आयरन और क्यूआर कोड, लेकिन ये डायनेमिक क्यूआर कोड सप्लायर को खुद अपने इनवॉइस पर प्रिंट करके देना होता है या अपने लैपटॉप पर दिखाना होता है। तो यहां पर कोई पोर्टल से नहीं मिलता, सप्लायर को अपने बिल पर प्रिंट करके देना होता है, या अपने सिस्टम में अपने लैपटॉप पर उसे दिखाना है, ये डायनेमिक क्यूआर कोड। ओके, अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको समझाता हूं। और जब ये कोरोना काल आया तो उस समय बड़ी प्रॉब्लम आई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, तो उन्होंने क्यूआर कोड वाला एक सिस्टम फॉलो किया। देखिए, ये कस्टमर ये रेस्टोरेंट में आ गई है, और यहां दिख रहा है आपको ये क्यूआर कोड पड़ा हुआ है। अब मेनू कार्ड नहीं पड़ा हुआ, ये इसको स्कैन करेगी और ये इसमें मेनू कार्ड इसके यहाँ पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि लोगों को डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, ये अगर कोई जिसको कोरोना है, अगर वो उस मेनू कार्ड को छुएगा, हम भी उसको छुएंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी, इसलिए ये एक सिस्टम डेवलप किया गया। अब यहीं से ये इससे ऑर्डर करेगी। इसने मान लीजिए क्या ऑर्डर किया, इसने कॉफी ऑर्डर कर दी और केक ऑर्डर कर दिया, ये इसके पास आएगा,
ये खाएगी पिएगी, फिर ये इसको स्कैन करेगी, इसका ऑर्डर आ गया, इसका ऑर्डर आ गया, अब ये अगेन पेमेंट करेंगे, इसको स्कैन करेगी, ये डायनेमिक क्यूआर कोड है, स्टैटिक क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके और पेमेंट देकर निकल जाएगी। आपने भी ऐसा काम किया होगा, आप किसी शोरूम पर कपड़े परचेज करने गए और वहां पे क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट भरते हो, फिर पेमेंट कर देते हो। वो जो आप करते हो ना, वो स्टैटिक क्यूआर कोड है। डायनेमिक क्यूआर कोड स्टैटिक क्यूआर कोड में क्या फर्क है? डायनेमिक क्यूआर कोड में जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करो, 6 चीजें दिखनी चाहिए। सप्लायर का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवॉइस की वैल्यू, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, जीएसटी का अमाउंट, ये सब चीजें दिखनी चाहिए। अभी वो 6 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि इनवॉइस के नंबर हर एक की अलग अलग होगी, है ना, तो इसलिए डायनेमिक बोलते हैं, हर एक के लिए अलग अलग इशू होता है। लेकिन ये तो जो आप स्कैन करते हो उसमें सिर्फ सप्लायर का नाम दिख जाता है, या यूपीआई आईडी तो लिंक होता है, सिर्फ आप अमाउंट भरते हो, पेमेंट उसको चली जाती है, तो वो स्टैटिक होता है, वो इनवॉइस नंबर अलग अलग नहीं दिखता। यहां हम डायनेमिक क्यूआर कोड की बात कर रहे हैं, तो वापस आएंगे। ये किसके लिए जरूरी है? B2C सप्लाई के लिए। हाँ जी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब आपने गुड्स या सर्विस बेचे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जैसे फॉरेन एम्बेसी को यूएन लेना होता है, तो क्या इसे रजिस्टर्ड माने? क्या अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है तो जीएसटीआईएन मिलता है, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, तो यूएन वालों को हम अनरजिस्टर्ड ही मानेंगे। और अगर आप फॉरेन एम्बेसी को सामान बेच रहे हैं, तो आपको डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस पर प्रिंट करके देना है। हाँ जी, किन के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड माफ है? ये पहले तो वही पॉइंट आ गए, बैंकिंग, एप्लीकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले, मल्टीपल स्क्रीन वाले। एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसने लिखा, क्या सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, वो आपको कौन सी ओआईडीआर सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जैसे नेटफ्लिक्स हमारा एग्जांपल था, तो इनको भी क्या करना है जी, ये इनके लिए भी डायनेमिक क्यूआर कोड माफ है। ओके, वापस आते हैं हम इसके बाद आगे। हाँ जी, कैसे दिखाना है आपको डायनेमिक क्यूआर कोड? कैसे? या तो अपनी इनवॉइस पर प्रिंट कर दो, या फिर अपने डिजिटल डिस्प्ले कर दो, उसको अपने सिस्टम पर दिखा दो ऐसे। या तो आप ये डिजिटल डिस्प्ले कर दो, अपने लैपटॉप पर दिखा दो, या आप इनवॉइस पर प्रिंट कर दो। ये दो तरीके हैं आपको डायनेमिक क्यूआर कोड वाली फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए। हाँ जी, एक सर्कुलर इशू हुआ। हाँ जी, आपने डिजिटल डिस्प्ले दिखाया, आपने लैपटॉप पर उसे क्यूआर कोड दिखाया, लेकिन उसने बिना उसको स्कैन किए हुए कैश में पेमेंट कर दी, या बिना उसको स्कैन किए वो ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई से, ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर दी, क्या तब भी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानी जाएगी डायनेमिक क्यूआर कोड वाली? हाँ, शर्त ये है इनवॉइस में हम क्रॉस रेफरेंस दे दी, किसने कैश पे पेमेंट करी है, या अगर ऑनलाइन पेमेंट करी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे पेमेंट करी है, तो हम इनवॉइस पे क्रॉस रेफरेंस क्या दे दें? मान लीजिए आपने नेट बैंकिंग से पेमेंट करी है, तो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगी, डेट, टाइम, अमाउंट, पेमेंट, और मोड क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग किससे करिए, ये क्रॉस रेफरेंस अगर इनवॉइस पे दे दे तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है। हाँ जी, अब हमें या तो इनवॉइस पर प्रिंट करना है या डिजिटल डिस्प्ले करना था, मैंने दोनों में से कुछ नहीं किया। लेकिन पर्पस क्या था इसका, B2 ये क्यूआर डायनेमिक क्यूआर कोड का? भाई इसको स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में जाएगी, बैंक अकाउंट में जाएगी, तो फिर वो गड़बड़ नहीं कर पाएगा सप्लायर। होता क्या है, जो कैश सेल होती है उस पर जीएसटी जमा नहीं कराते लोग, तो कैश सेल हो ही नहीं, सीधा पैसा बैंक अकाउंट में आए, ऐसा कोशिश की गई। तो यहां पर अगर पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है, भले ही आप ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करो, हम मान लेंगे पूरी रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने ना इनवॉइस पर प्रिंट किया ना डिजिटल डिस्प्ले किया, आपने क्या किया, आपने उसको अवेलेबल करा दिया, आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई आईडी से, आप या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, इसका इनवॉइस पर क्रॉस रेफरेंस दे दो, लेकिन इनवॉइस प्रिंट होने से पहले, इनवॉइस प्रिंट होने के बाद, इनवॉइस प्रिंट होने से पहले आप एक क्रॉस रेफरेंस दे दो कि इसने ये इस इलेक्ट्रॉनिक वे से पेमेंट करी है, हम आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट मान लेंगे। या फिर प्रीपेड इनवॉइस, प्रीपेड इनवॉइस का मतलब यही है कि इनवॉइस प्रिंट होने से पहले, फॉर एग्जांपल आप किसी शोरूम पर गए, आपने कपड़े परचेज किए, आपको पसंद आए, जो जो सेलिंग एजेंट था वो आपको काउंटर पर ले जाता है, अभी इनवॉइस प्रिंट नहीं हुई है, ठीक है, अभी इनवॉइस प्रिंट नहीं है, इसे हम प्रीपेड इनवॉइस बोलेंगे। वो आपसे पूछता है भाई कैसे पे करोगे, आप बोलते हो कि मैं पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से करूंगा, तो उस इलेक्ट्रॉनिक मोड की पेमेंट प्रिंट होने से पहले सिस्टम में लिख दे, और अब इनवॉइस प्रिंट करे, तो एक क्रॉस रेफरेंस आपने दे दिया ना इनवॉइस पर, ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचा जाता है, अगेन इनवॉइस पर क्रॉस रेफरेंस दे दे तो ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर इनवॉइस प्रिंट हो गया फिर पेमेंट हो रही है, फिर इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड होना ही चाहिए। प्रिंट होने से पहले क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं, बाद में पेन से नहीं लिख सकते, पेन से लिख रहे हैं फिर आपका डायनेमिक क्यूआर कोड होना ही चाहिए। ये सर्कुलर ऐसी बात करता है। अब एक और सर्कुलर इसके लिए, हाँ जी, क्या एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है? जवाब है नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए तो हमने ई इनवॉइस ही बोल दिया था ना, वहीं चला गया था। हाँ जी, नेक्स्ट, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, रिसीवेंट फॉरेन कंट्री में है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है, लेकिन सर्विस आपकी एक्सपोर्ट नहीं है। क्या
यहां पर पेमेंट आपके पास आरबीआई के अप्रूव्ड मोड से आएगी जी। तो क्या इस केस में आपको इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना है? नहीं, क्योंकि डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट कर भी दें तो भी वो उसको स्कैन करके पेमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री से सर्विस रिसीव कर रहे हैं, सर फॉरेन कंट्री वाले को सर्विस दे रहे हैं, पैसा वहां से आएगा तो आरबीआई के अप्रूव्ड रूट से ही आ सकता है, और आरबीआई के अप्रूव्ड रूट से आएगा तो फिर कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, फिर तो बैंक में पैसा आ रहा है। तो इसलिए यहां पर हम कह रहे हैं डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, कौन सा, पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन था। हाँ जी, सन्मति ये इंडिया का एक बंदा है, इसके बाद ये जापान वाली कंपनी है, हमें मशीन भेज रही है रिपेयर के लिए, तो सप्लायर हो गया इंडिया का, रिसीवेंट हो गया जापान का, पेमेंट हमें ये फॉरेन करेंसी में मिल रही है, पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में मिल रही है, सप्लायर इंडिया का। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सेक्शन 13(3)(a) याद करें, गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराए, ये फिजिकली अवेलेबल कराए, उस पे आप सर्विस दे रहे हैं। यहां पर एक सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई में आपने सेक्शन 13 में पढ़ा था, अगर हम मशीन को बिना यूज किए वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं तो 13(3)(a) में नहीं 13(2) लगाएंगे, पीएस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन में कह रहा है कि हम गुड्स को यूज करेंगे पहले कुछ समय के लिए, फिर रिटर्न करेंगे, तो अब 13(2) में नहीं पीएस निकालेंगे, 13(3)(a) में ही निकालेंगे। और 13(3)(a) क्या बोलता था, जहां सर्विस दी, हम ये महाराष्ट्र इंडिया में सर्विस दे रहे हैं तो ये इंडिया ही पीएस हो जाएगा। तो अब चूंकि प्लेस सप्लाई महाराष्ट्र इंडिया हुआ तो अभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, पैसा हमारे पास फोन एक्सचेंज आ रहा है, आरबीआई के अप्रूव्ड रूट से आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। तो क्या इस केस में जो आप जापान वाले को इनवॉइस इशू करेंगे, क्या आपके इनवॉइस पर ये डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करने की जरूरत है? नहीं, ये हमने क्वेश्चन किया था और ये एक एग्जांपल भी किया था। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनवॉइस पर ये क्यूआर कोड को जब स्कैन करें तो कितनी चीजें दिखे? 6, सप्लायर का जीएसटी, सप्लायर की यूपीआईडी, ये बैंक अकाउंट नंबर, इनवॉइस की नंबर डेट, 5वां इनवॉइस, टोटल इनवॉइस की वैल्यू और ये जीएसटी। अगर ये 6 चीजें दिखती है, ये दिखना जरूरी है, ये दिखना जरूरी है। अच्छा, सप्लायर की यूपीआईडी, अगर सप्लायर की यूपीआईडी बैंक से लिंक है तो पैसा बैंक में जाएगा, तो फिर क्या उस क्यूआर कोड में ये बैंक अकाउंट और आईएफएससी ना दिखे तो चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा। नेक्स्ट, हाँ जी, सप्लायर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आ रही है, आपने उसको ऑथोराइज कर रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था, आपने क्या किया, आपने गुड्स बेचे हैं ये इको के अमेज़न के थ्रू, अब पेमेंट मिस पी से तो अमेज़न लेगा ना, तो जो क्यूआर कोड में अमेज़न अपना दिखाएगा ना, अपना यूपीआईडी दिखाएगा ना, क्या, हाँ क्या यूपीआईडी अपना दिखा सकता है? यहां हमने क्या बोला था, सप्लायर का यूपीआईडी दिखना चाहिए। क्या सप्लायर की यूपीआईडी की जगह वो अमेज़न ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना यूपीआईडी दिखा सकता है? जी हाँ, वो अपना ही दिखाएगा। वो कह रहा है, सर्कुलर कहता है चलेगा, चलेगा, चलेगा। नेक्स्ट, इनवॉइस के नंबर और डेट के ऊपर में, हाँ जी, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब शुरू में पैसे ले लेते हैं, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया उसमें ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, तो क्यूआर कोड जो बनाया उसमें ऑर्डर आईडी है, इनवॉइस नंबर नहीं है, क्या चलेगा? चलेगा। शर्त यह है, 2 कंडीशन फुलफिल हो। पहली कंडीशन, इनवॉइस पर उस ऑर्डर आईडी का और इनवॉइस का जो रेफरेंस है, वो दोनों लिंक है, वो आप इनवॉइस पर प्रिंट कर दे, लिख दे। दूसरा, सिस्टम में ऑर्डर आईडी और इनवॉइस का जो लिंक है वो होना चाहिए, डिपार्टमेंट का कोई बंदा आए, वो अगर चेक करना चाहे तो वो चेक कर पाए। नेक्स्ट, क्यूआर कोड को स्कैन करने पर टोटल इनवॉइस वैल्यू दिखनी चाहिए, लेकिन आपने कुछ पैसे एडवांस में दे रखे हैं, 10,000 इनवॉइस की वैल्यू, 2,000 आपने एडवांस में दे रखा है, या 2,000 का आपने कोई डिस्काउंट कूपन लगाया, तो अब क्यूआर कोड को स्कैन करने में कितना अमाउंट दिखे? 8,000 दिखे, चलेगा? चलेगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू का 8,000 दिखे, चलेगा। और आज जीएसटी का था। ये अगला डायनेमिक क्यूआर कोड कंप्लीट हुआ, रूल 55 हम कर चुके हैं। अब आएंगे नेक्स्ट पेज पर, रूल 55A। हाँ जी, क्या आपको इनवॉइस और ई वे बिल लेकर चलने होते हैं? जी, कुछ केसेस में ई वे बिल माफ है, जैसे आप बैलगाड़ी से लेके जा रहे हैं, तो तब क्या ई वे बिल की जगह आप इनवॉइस की कॉपी लेकर चलेंगे? ये रूल 55A पढ़िए, यही है क्या? हाँ जी, यही है। अच्छा, अब सेक्शन 31A, मैंने इसको बोला था आपको इसका प्रैक्टिकल फ्लेवर लेने के लिए एक क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट करके दिया था, जरा मैं वो आपको दिखाऊं, वहां से समझ में आएगा। सेक्शन 31A, हाँ जी, एक एबीसी डीलर है, कपड़े बेचा करता है, इसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, और ये जब कपड़े परचेज करते हैं वो पेमेंट पेटीएम से करने लगा, वो मास्टर कार्ड वीजा कार्ड से पेमेंट करने लगा, नेट बैंकिंग। हमने कहा सुन,
तेरे को ऑप्शन देते हैं, तो रुपए डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है, यूपीआई आईडी से पेमेंट करना। यहाँ दुकानदार ये बोल रहा है, क्या ऐसा बोले गवर्नमेंट ऐसे बोल सकती है? भाई हमें पेटीएम को प्रमोट थोड़ा करना है, हमें वीजा कार्ड को थोड़ा प्रमोट करना है, हमें इंडिया के इन मोड्स को, जो गवर्नमेंट वाले मोड्स है, इनको प्रमोट करना है। तो गवर्नमेंट इसके लिए नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, ये सेक्शन 31A में लिखा हुआ है। अभी तो प्रैक्टिकली नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, मैंने इसका प्रैक्टिकल फ्लेवर देने के लिए आपको बोला कि ऐसे ये इनकम टैक्स में नोटिफिकेशन इशू हो गया है कि ऐसे रुपए कार्ड या भीम यूपीआई वाली जो या क्यूआर कोड वाली है, ये दिखानी पड़ेगी ताकि वो ऐसे पेमेंट कर पाए। तो ये इनको प्रमोट करने के लिए है। अच्छा, फिर इसके बाद सप्लायर जो भी डॉक्यूमेंट इशू करता है उसे इनवॉइस माना जाएगा। इसके लिए अभी कुछ पॉइंट्स आएंगे, वहां डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक आईएसडी का पॉइंट आ रहा है। आईएसडी क्या जी? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यहां एग्जांपल से समझिए, आपका हेड ऑफिस है दिल्ली में, आपकी ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में हैं। इन ब्रांचेस का आप सीए से ऑडिट करा रहे हैं। ओके, सीए ने ऑडिट का इनवॉइस इनको देने की बजाय किसको दिया? हेड ऑफिस को दिया। इस ऑडिट इनवॉइस में जीएसटी चार्ज कर लिया। सवाल ये है कि हेड ऑफिस इस जीएसटी को इन 3 ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। इसके लिए पहले हेड ऑफिस को आईएसडी वाला रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये आप रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर ये आईएसडी इनवॉइस इशू करके क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेगा, वो चैप्टर 8 में, आईडीसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां हम डिस्कस करने हैं कि आईएसडी इनवॉइस का कंटेंट क्या क्या होगा। अब सोचिए, इसमें ये हेड ऑफिस जो अपना नाम पता रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देगा, फिर ब्रांच जिस ब्रांच को इशू कर रहा है उस ब्रांच का नाम पता जीएसटी लिख देगा, इनवॉइस की सील नंबर डेट होगी, और इसका जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है वो होगा, नीचे साइन होंगे। ये इसमें यही बता रखा है। नंबर 2, बैंकिंग अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जो भी डॉक्यूमेंट इशू करती हैं उसको हम ये आईएसडी वाला इनवॉइस मान लेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है, मान लीजिए ये ब्रांच 2 ने कॉमन सर्विस का ये जो बिल है अपने नाम से होना चाहिए था, हेड ऑफिस के नाम से, इसने अपने नाम से ले लिया। तो क्या ये ब्रांच 2 इस क्रेडिट को आगे ट्रांसफर कर सकती है हेड ऑफिस को, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दे? जी हाँ, ये ट्रांसफर करने के लिए है। ब्रांच 2 जो अब ये इनवॉइस बनाएगी उसका कंटेंट क्या होगा वो वहां बता रहा है। क्या कंटेंट होगा? ब्रांच 2 अपना नाम पता जीएसटी लिखेगी, यहां हेड ऑफिस का नाम पता जीएसटी लिखेगी, इनवॉइस के सीरियल नंबर डेट आएगी। इसमें इसका भी रेफरेंस देना जरूरी है। मिस्टर ए जिससे हमने सर्विस ली थी, इसका जीएसटी और इनवॉइस नंबर भी मेंशन करना है। और जो ये ब्रांच 2 इनवॉइस बनाएगी ट्रांसफर करने के लिए, वैल्यू क्या लिखेगी? जो मिस्टर ए ने वैल्यू लिख कर दी थी वही लिखेगी। यही चीज यहां पर दे रखी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट, हाँ जी, कुछ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन। अभी रूल 46 में हमने पढ़ा था कई सारी चीजें लिखनी होती थी, इनवॉइस पे कई सारा कंटेंट लिखना होता था। लेकिन अगर इंश्योरेंस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी हैं, ये तो बैंक स्टेटमेंट इशू करते हैं, कह रहे ये 2 चीजें इनके लिए ऑप्शन है। इनवॉइस का नंबर ना लिखे कोई बात नहीं चलेगा, ये एड्रेस रिसिपेंट का ना लिखे चलेगा, लेकिन बाकी जो रिक्वायरमेंट थी रूल 46 में वो सारी डिटेल होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, हाँ जी, शुरू में 2017 में जब जीएसटी आया उस समय बड़ी दिक्कत हुई जीएसटी पोर्टल पर। एक हुआ क्या, एक बैंक ने, एक बड़ा उसका कस्टमर था, उसको 1 महीने में 5 लाख इनवॉइस इशू कर रखे थे। उन 5 लाख इनवॉइसेस को जीएसटीआर 1 में जो फाइल करने लगा उसने अपलोड करी, बाकी इंडिया में भी बाकी लोग वो अपने रिटर्न फाइल कर रहे थे, जैसे से एक ही साथ लगाई अपलोडिंग पे, वो जीएसटीएन सिस्टम क्रैश कर गया। तब इन्होंने एक अमेंडमेंट करी और इसमें लिखा, ये बैंक इंश्योरेंस कंपनी, सुनो तो, महीने का एक ही इनवॉइस इशू करना कंसोलिडेटेड अपने कस्टमर को, वो 5 लाख के बदले में एक ही इनवॉइस इशू करना। बाद में इन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट कर लिया, अब इन्होंने शेल की जगह मे कर दिया कि आप महीने का एक इनवॉइस में कर सकते हैं, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। अच्छा, ये जो कंसोलिडेटेड इनवॉइस है इलेक्ट्रॉनिक इशू करेंगे, इस पे आपके साइन डिजिटल सिग्नेचर ना हो चलेगा। फिर जीटीए के लिए जो रूल 46 में रिक्वायरमेंट थी वो तो होनी चाहिए, इनवॉइस में वो कंटेंट सारा होना चाहिए, इसके अलावा ये चीजें होनी चाहिए। ग्रोस वेट, कंसाइनर का नाम, कंसाइनर का नाम, ट्रक का नंबर, कुछ कौन से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहां से चलेगा माल, ओरिजिन डेस्टिनेशन क्या होगा, और क्योंकि उसमें रिवर चार्ज होता है तो उस बंदे का जीएसटी, जिसे रिवर चार्ज में जीएसटी देना है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं जैसे इंडियन रेलवे, तो क्या वो आपसे आपका एड्रेस पूछता है जब वो टिकट काटता है? नहीं, तो कह रहा है इसके ऑप्शनल है, वो इनवॉइस के नंबर ना लिखे, एड्रेस ना लिखे चलेगा, लेकिन बाकी जो रूल 46 में बताई गई वो बातें होनी चाहिए। और वो जो टिकट इशू करता है उसे इनवॉइस मान लिया जाएगा। और ये चूंकि इलेक्ट्रिक इशू कर रहा है तो फिर उस पर साइन डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले जो ये टिकट इशू करते हैं उसे इनवॉइस मान लिया जाएगा। ऑप्शनल क्या है जी? रिसिपेंट, वो जब टिकट काटते हैं, मूवी की टिकट काटते हैं, आपसे डिटेल पूछते हैं आपकी,
नाम बताओ, एड्रेस बताओ, नहीं, वो कह रहा है वो डिटेल नहीं हो चलेगा, लेकिन बाकी जो रूल 46 में बाकी चीजें पूछ बता रखी थी वो सब होनी चाहिए। और ये जो सिंगल स्क्रीन वाले होते हैं, जो सिनेमा थिएटर है वहां पर एक ही सिंगल स्क्रीन है, वहां पर एक ही मूवी चल रही है, तो कह रहा है वो लोग भी ये वाली फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 32, अनरजिस्टर्ड बंदा जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड बंदे में भी नॉर्मल वाला कलेक्ट कर सकता है, कम पोजीशन वाला नहीं। सेक्शन 33, इनवॉइस पर आपको अलग से टैक्स शो करना होगा। अब लास्ट सेक्शन, सेक्शन 34। हाँ जी, बताएं क्या जीएसटी में ये क्रेडिट डेबिट नोट सिर्फ सप्लायर ही इशू कर सकता है? सुना हुआ आपने क्या? क्या रिसिपेंट भी कर सकता है? बताएं। जीएसटी में ये क्रेडिट डेबिट नोट सिर्फ सप्लायर ही इशू कर सकता है। 3 केसेस में क्रेडिट नोट इशू होगा। हाँ जी, आपने वैल्यू चार्ज करने दी 18, चार्ज कर ली ज्यादा, 20,000 चार्ज कर ली, तो 2,000 के लिए क्रेडिट नोट। जीएसटी का रेट चार्ज करना था 12, चार्ज कर लिया 18, ज्यादा टैक्स चार्ज कर लिया, तो 6% के लिए आपको क्रेडिट नोट इशू करना होगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा, सेल रिटर्न। तीसरा, अगर आप गुड्स इनकम्प्लीट पहुंचे, आपने 50 यूनिट भेजे तो कहता है 47 ही पहुंचे, तो 3 यूनिट के लिए, या सर्विस इनकम्प्लीट पहुंची, तो इन 3 केसेस में क्रेडिट नोट इशू होगा। डेबिट नोट एक ही केस है, ये पहले वाला ही। टैक्सेबल वैल्यू आपने 20 चार्ज करनी थी, 18 ही चार्ज कर, 2,000 के लिए डेबिट नोट, या टैक्स कम चार्ज किया है तो उसके लिए डेबिट नोट, यही एक ही केस है। अच्छा, यहां पर ये पॉइंट कॉमन है, क्या आप एक से ज्यादा इनवॉइसेस के लिए इकट्ठा एक सिंगल डेबिट नोट इशू कर सकते हैं? जी। और यहां पर डेबिट नोट की जगह सप्लीमेंट्री इनवॉइस लिखा तो बात एक ही है। और इसे अपने रिटर्न में शो कर देना जिस महीने में आपने डेबिट नोट इशू किया। मैक्सिमम कब तक शो कर सकते हैं? कभी तक भी, क्योंकि ये तो डेबिट नोट शो करोगे तो गवर्नमेंट का टैक्स जाएगा ना, कभी तक भी शो कर सकते हैं। लेकिन इधर क्रेडिट नोट के लिए टाइम लिमिट है। हाँ जी, आप एक से ज्यादा इनवॉइसेस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। जी, आप हर इनवॉइस का अलग क्रेडिट नोट इशू करना चाहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुनिए, कब तक आपको क्रेडिट नोट दिखाना है? जिस महीने में आपने क्रेडिट नोट इशू किया। हाँ जी, फॉर एग्जांपल आपने ये 2,000 का क्रेडिट नोट इशू किया, पहले 20,000 इनवॉइस में डाला था, चार्ज करना दिया 18, तो आपने 2,000 का क्रेडिट नोट इशू किया, इस पे जीएसटी लिखा होगा। इसका पर्पस क्या है? आप जो इस पे जीएसटी लिखा है, जिस महीने में आपने क्रेडिट नोट इशू किया, उस महीने की, मान ले अप्रैल महीने में इशू किया, तो अप्रैल महीने की रिटर्न में से 2,000 पे जो जीएसटी बनता है, 360 बनता है, वो आप अप्रैल महीने की रिटर्न में से टैक्स में से माइनस कर लेंगे ना। जी, लेकिन इसके लिए जरूरी है बायर से क्रेडिट रिवर्स कराना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में आपने 20,000 पे जीएसटी चार्ज कर दिया होगा, उसने पूरा क्रेडिट ले रखा होगा। अब आप चाहते हो कि ये 2,000 के क्रेडिट नोट पे जीएसटी आप अपना कम करना चाहते हो इस महीने की रिटर्न में से, तो पहले बायर से क्रेडिट रिवर्स कराओ, ठीक है। अच्छा, ये क्रेडिट नोट मैक्सिमम कब तक आप शो कर सकते हैं? अगले साल की 30 नवंबर, या एनुअल रिटर्न अगर आप पहले फाइल करें, एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल हो सकती है, तो एनुअल रिटर्न जो फाइल करी विच एवर इज अर्लियर तक, तो अगले साल की 30 नवंबर तक ही आप इसे शो कर पाएंगे जनरली, ठीक है। इसे समझने के लिए नेक्स्ट पेज में हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जब देखेंगे 2022-23 में आपने सेल करी है जुलाई 22 को, ठीक है। सेल रिटर्न आ गई अगले साल, सेम ईयर नहीं, अगले साल 2023, 31 मार्च 23 चला गया, उसके बाद अक्टूबर 23 में आ रही है, तो अक्टूबर 23 में 20 अक्टूबर को आ रही है, इस समय आप क्रेडिट इशू कर दो। क्या आप अपना अक्टूबर महीने के रिटर्न में जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती होगी, इस क्रेडिट नोट में जो आपने टैक्स लिखा, क्या आप अपना माइनस कर पाएंगे? हाँ, एडजस्ट कर लो। शर्त ये है बाहर से क्रेडिट रिवर्स करा, बाहर से क्रेडिट रिवर्स कर लो, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस में पहले पूरा टैक्स लिखा हुआ था, जो क्रेडिट नोट में टैक्स लिखा है वो बाहर से रिवर्स करा दो। नेक्स्ट, हाँ जी, 1 जुलाई 22 को सेल करी, रिटर्न आ रही है अगले साल नवंबर के बाद, 30 नवंबर तक अब आप इसे शो नहीं कर पाएंगे। आप क्रेडिट नोट भले ही इशू कर दो, लेकिन इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ये आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। सर ये तो नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई मैं किसी और तरीके से बताऊंगा, कोई और तरीका है क्रेडिट नोट की जगह। अगर 30 नवंबर के बाद सेल रिटर्न आ रही है तो आप यहां पर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, बड़ी प्रॉब्लम है ना जी। यही चीज, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, यही चीज ऊपर लिख के दे रखे। एडजस्टमेंट कब हो सकती है? अगर क्रेडिट नोट आप टाइम लिमिट 30 नवंबर तक इशू हो, तो ये एडजस्टमेंट हो सकती है, और बाहर से क्रेडिट रिवर्स करो। एडजस्टमेंट कब नहीं हो सकती है? क्रेडिट टाइम लिमिट में नहीं आया, तो इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक नोट था ये आईटीसी रिवर्स करने वाला, इसके लिए मैंने ऊपर आपको एग्जांपल बनाकर दे रखा था। सिप्ला ने रॉ मटेरियल परचेज किया 100 रुपए का, 10 रुपए का इस पे जीएसटी दे रखा, इससे मेडिसिन बनाई 100 रुपए की, और 15 रुपए इसमें जीएसटी चार्ज किया। यही इसके बाद सेल रिटर्न आ गई, इसने सेल जो करी थी, यही इसके बाद मान लीजिए सेल रिटर्न आ गई, सेल रिटर्न आ गई, तो इसने 15 रुपए अपनी क्रेडिट नोट इशू किया होगा, और 15 रुपए अपनी लायबिलिटी, जिस महीने में क्रेडिट इशू किया अपनी लायबिलिटी में से लेस कर लिया होगा।
अब सवाल ये है कि जो इसके बाद सेल रिटर्न है इसका करेगी क्या, क्योंकि मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है, अब इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, तो डिस्ट्रॉय करी तब तो टैक्स जाना नहीं। तो ये जो परचेज पर क्रेडिट लिखा था क्या रिवर्स करे जी, ये यहां पर लिखा था, ये 10 रुपए को रिवर्स करना पड़ेगा, 10 रुपए को रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ जी, एक और चीज आपको प्रॉब्लम हो रही होगी ये वाले केस से, ये वाले केस में क्या हुआ, 30 नवंबर के बाद अगर रिटर्न हो रही है तो आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। मैं कहता हूं एडजस्टमेंट कर लोगे, एक तरीका है। तरीका क्या है, ये सर्कुलर में भी बताया और प्रैक्टिकली भी फॉलो हो रहा है कि क्या सिप्ला ने परचेज करके आगे सेल करी थी मिस्टर ए को, अब मिस्टर ए ने सेल रिटर्न करनी है। हमने कहा तू सेल रिटर्न का कोई, इसके लिए हम क्रेडिट डेबिट नोट नहीं इशू करते, तू एक काम कर, तू ही सेल बिल काट दे, तू ये मान सेल रिटर्न नहीं करा, तू सेल कर रहा है, और तू वैल्यू क्या लिख, जो मैंने बिल में लिख के दी थी यही 115 लिख दे, मैं इसे अपनी परचेज मान के क्रेडिट ले लूंगी। ओहो ये बात, हाँ तो देखिए नॉर्मल रजिस्टर पर जब रिटर्न करा जैसे फ्रेश सप्लाई मान ली, फ्रेश सेल, ये मिस्टर अपनी सेल मान ली, तो बायर मिस्टर फ्रेश सेल मानते हुए इनवॉइस इशू कर देगा और वैल्यू सिप्ला वाली ही लिख देगा, सेलर वाली ही लिख देगा, और सिप्ला क्या करेगी, ये 15 रुपए का क्रेडिट ले लेगी। अब जब ये इसको डिस्ट्रॉय करेगी, इस 15 रुपए के क्रेडिट को रिवर्स कर देगी, यहां पर 15 रुपए का क्रेडिट रिवर्स होगा, क्योंकि अब इस फ्रेश परचेज को डिस्ट्रॉय माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर रिटर्न करने वाला बंदा ये कोई कंप्यूशन टैक्स पेयर है तो ये टैक्स इनवॉइस में ये टैक्स नहीं चार्ज कर सकता, तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा और उस पर 1% दे देगा, क्रेडिट की बात कोई आएगी नहीं। अगर रिटर्न करने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो अगेन ये इनवॉइस में जीएसटी चार्ज कर नहीं सकता, तो क्रेडिट की कोई बात आएगी, ठीक है। नॉर्मल सप्लायर के केस में ही ये वाली बात आएगी, तो फिर उससे सील इनवॉइस बनवा लो, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की छोड़ो, उससे सील इनवॉइस बना लो, फिर परचेज मानते हो आप उसका क्रेडिट ले लो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो अपना क्रेडिट रिवर्स कर लो। वापस आते हैं, यहां ये क्रेडिट नोट वाली बात भी खत्म हो गई। डेबिट नोट का मैं बता चुका हूं कभी तक भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहां तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है। तो सेक्शन 34 हमारा हो गया, और ये एक सर्कुलर है, इसको मैंने आपको बोला था, मैं आपको कहां से करा देता हूं, ये आपको मैंने कराया था, ये पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन 18 था, इसके 3 केसेस थे, पहले मैंने बोला था तीसरा केस। हाँ जी, गुड्स सेल करा, इनवॉइस बनाकर दे दिया, अब ये सेल रिटर्न हो रही है, तो सेल रिटर्न पर क्या बनाना है जी, क्रेडिट नोट। आपने अप्रैल में क्रेडिट नोट इशू किया, अप्रैल महीने की रिटर्न में शो करो, अपना टैक्स माइनस कर लो, 1800 का टैक्स एडजस्ट कर लो, 1800 का टैक्स एडजस्ट कर लो। सर हमारी कोई फ्यूचर में कोई लायबिलिटी ही नहीं है, इस अप्रैल महीना क्या मैं कभी अब से काम ही बंद कर चुका हूं, तो एक काम करो इसका रिफंड ले लो, फिर इसका रिफंड ले लो, नहीं तो सेल रिटर्न करके आप क्रेडिट नोट इशू करो, एडजस्टमेंट कर लो। ये आपका 34 वाला पॉइंट हो गया। अब सेकंड केस, हाँ जी, हमने एडवांस लिया, एडवांस पर क्या इशू होता है, रिसिप्ट वाउचर, हमने रिसिप्ट वाउचर भी इशू कर दिया, लेकिन बाद में सर्विस दी ही नहीं, जैसे बैच कैंसिल कर दिया था, सर्विस दी ही नहीं, तो अब चूंकि अभी तक इनवॉइस इशू नहीं हुआ, एडवांस पर सिर्फ आपने रिसिप्ट वाउचर ही बनाया है, तो आप रिफंड करते समय रिफंड वाउचर बना दो और अपना रिफंड ले लो, रिफंड ले लो। एक केस ये, आपने एडवांस लिया, एडवांस पर आपने इनवॉइस इशू कर दिया, नालायक हो क्या, रिसिप्ट वाउचर होता है, आपने गलती से इनवॉइस इशू कर दिया, अब सर्विस दी ही नहीं, तो अब यहां पर रिफंड वाउचर नहीं, यहां पर आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। अगर आप इनवॉइस बना चुके तो फिर क्रेडिट नोट इशू होगा, और क्रेडिट नोट इशू होगा, फिर आप जिस महीने में इशू किया उस महीने की रिटर्न में शो कर दो, मैक्सिमम 30 नवंबर तक शो कर सकते हो ना, तो आप 30 नवंबर से पहले आप शो कर दो और अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर लो। सर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में हम काम बंद कर चुके हैं, तो आप इसका रिफंड ले लो। यही सेम क्वेश्चन आपका आईसीआई का आरटीपी का था, ठीक है। यहां हमारा ये चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू।